तो उससे वो बाद में उसने देखा कि वो भी कट गया। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मंडे देख लेंगे, अगले मंथ का लॉट ले लेंगे। हाँ, अब अगर लोगे तो अगले महीने का लेना। 30 सितंबर का है वो। तो अब अक्टूबर का अब लेना, सितंबर का। 30 सितंबर। और फार्मा भी सितंबर का ही तो लेना। वो ले, हाँ वो तो सितंबर का लिया, अब तो अब समझ आ रूल गया क्या इसका। है, अगर लॉट लोगे तो सितंबर के लेने हैं, कॉल लेनी है तो वो अगस्त की ले सकते हो। सर अगर मतलब ये अगर हम अगस्त में एक हफ्ता पड़ा हुआ क्लोजिंग में, तो जो हम सितंबर में लेंगे, अभी हमें फिर सस्ता पड़ेगा ना सितंबर का जो फ्यूचर है। सेम ही पड़ेगा। प्रॉक्सी सेम ही। सेम ही पड़ता है। नहीं, 1-2 रुपए महंगा पड़ेगा, लेकिन वो जब भी लोगे वो तो 1-2 रुपए महंगा पड़ना ही है, 1% महंगा पड़ता है। और मेन चार्ट से सर इसका चार्ट डिफरेंस ही रहता है, वो मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहता है इसका। जब भी चार्ट देखना होता है वो कैश वाला देखना होता है, फ्यूचर वाला चार्ट नहीं देखना होता, कैश वाला देखना है। सर एक सर दिक्कत मैं एक आती चीज है पूछ जब रहा था। हमारा हम देखते हैं ना, तो सिर्फ वो स्टॉक सिलेक्शन की बात रह जाती है। स्टॉक सिलेक्शन क्या? मतलब कौन सा स्टॉक हम बाय करें, फिर वही रह जाता है। बाकी तो चलो जैसे आपने बताया उसी हिसाब से तो काम चल जाता है, वो समझ आ रहा है। वो शीट से जो डाटा ना वो मैं ऑन द स्पॉट ले नहीं पाता, तो वही मेरा रह जाता है काम बस। देखिए, ये जो रीजन है ना इसका, ये है विश्वास। आपको उस शीट पे विश्वास नहीं हुआ अभी, मुझे है। नहीं सर विश्वास की बात नहीं, विश्वास है, अरे लेकिन वो आपको मैं ना विश्वास, डाटा बना नहीं पाता। डाटा क्यों नहीं बन पाता? डाटा तो बन जाता है आपका। मैं सर जब ऑफिस में होता, जब डाटा आता तब ऑफिस में होता हूँ, तो वहां पे मेरे को बहुत दिक्कत रहती है बनाने में। जब तक मैं शाम को आके या फिर घर में बनाऊंगा तो सुबह तक वो चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, कौन सा डेटा नहीं बना पाते? ऑपरेटर वाला शीट। हाँ जी, ऑपरेटर वाली सी। हाँ, तो ऑपरेटर वाली शीट शाम को आके बनाओ, क्या दिक्कत है? तो अगले दिन सर उसको बाय करेंगे तो उतनी देर में चेंज नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं चेंज होता। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, ये दोपहर में 12 बजे आती है, मुझे लगता था शाम को ही आती है। तो मैं जो शीट आपकी सुबह 10-11 बजे आती है, मैं शाम को 6 बजे देखता था उसे। तो फिर मैंने एक बार चेक किया, ये 6 बजे आती है कि 5 बजे की 4 बजे। तो मैं फिर देखने लगा उस दिन पूरी, तो मुझे पता चला अरे तो सुबह सुबह आ जाती है 10-11 बजे। तो शुरू में तो मैं इसे देखते ही शाम को था। 1 साल तक तो मैं ऐसे ही करता रहा कम से कम। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, चलिए। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है जब अगर हम बाइंग सुबह करेंगे तो? बस जो शेयर भाग गया उसे छोड़ दो। मान लीजिए कोई शेयर 5 पॉइंट बढ़ गया उसी दिन, अब उसे क्या करोगे लेकर? तो बढ़े, पहले ही 5 पॉइंट बढ़ गया। जो नहीं बढ़ा, जो आधा परसेंट 1% नहीं बढ़ा, उसे पकड़ो। ओके सर। चलिए, लास्ट लेसन है हमारा, और मैं कोशिश करूंगा ये लेसन आज ही खत्म हो जाए। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो मंडे तो ही जाएगा। तो ये हमारी सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास है इस कोर्स की। ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा, बोरिंग लेसन है। वैसे तो ये लेसन में छुड़वा देता हूँ, लेकिन चलो आज करवा ही देते हैं। सर वो पीडीएफ आपने भेजी नहीं तो यही मेरा तो लेसन है, प्रिंट बस रह एक ही गया। एक ही तो लेसन प्रिंट करना है वाला। अच्छा 13 ही करना होगा, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए कि मैं समझा चुका हूं आपको पहले ही, लेकिन थोड़ा सा फिर समझा रहा हूं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे म्यूचुअल फंड में होती थी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। लो जी, इसे आज ये टकना था, बहुत दिनों बाद हैंग हुआ आज ये। चल गया। हाँ जी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है क्लियरिंग की? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड, सारे के सारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, सेटल करना, ये उसकी ऊपर प्रॉब्लम है। एफेंडो सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज, किसकी? एफेंडो सेगमेंट के केस में। सिर्फ एफेंडो सेगमेंट के केस में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है। जैसे हमारे केस में एंजल, जीरोदा सब है, तो ये सब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं। इनकी ही जिम्मेदारी होती है एफेंडो सेगमेंट का पैसा देना। अगर कोई क्लाइंट नहीं देगा पैसा तो उसके बदले नहीं देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन। नोवेशन मतलब नवीनीकरण।
रिन्यू अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल है नोवेशन। नोवेशन मतलब जब अपने आप ही उसका नवीनीकरण हो जाए, अपने आप ही वो रिन्यू हो जाए। मतलब जब भी आप एक शेयर का लॉट खरीदते हो तो आपके और कॉन्ट्रैक्ट उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि इसका प्रॉफिट लॉस आप दोगे और जरूरत पड़ने पर ड्यू डेट पे आप इसे खरीदोगे। तो ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं पड़ता, ये अपने आप नोवेशन हो जाता है। पेपर में नोवेशन की फुल फॉर्म आ सकती है। तो नोवेशन की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू। बस जो भी ऑप्शन आपको न्यू वाला लिखा होगा वही टिक लगा देना। नोवेशन का मतलब हिंदी में होता है नवीनीकरण, और बाकी इंग्लिश में इसके बहुत सारे पैराज है, वो आप देख लेना, मैंने एक लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है। इंप्लाइड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम्स अ सेंट्रल काउंटर पार्टी। अब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो सेंट्रल काउंटर पार्टी बन जाती है टू ऑल द ट्रेड्स दैट टेक्स प्लेस ऑन द एक्सचेंज डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे जितने भी ट्रेड होंगे खरीदने बेचने वालों के बीच में, तो उन खरीदने बेचने वालों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होगा। अगर आपने खरीदा है तो आपने किससे खरीदा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से। और जिसने बेचा होगा उसे किसे बेचा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। आपस में आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने पैसे अपने एंजल से मांगने हैं। द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस कंप्राइज ऑफ 3 मेन एक्टिविटी। इसके अंदर 3 एक्टिविटी आते हैं। पेपर में 3 एक्टिविटी के नाम पूछ सकता है, क्या क्या है? पहला तो वो क्लियरिंग करता है, दूसरा सेटलमेंट करता है। क्लियरिंग का मतलब हिसाब लगा के बताता है भाई आपको कितने पैसे देने और कितने लेने हैं, फिर वो पेमेंट आपके अकाउंट में डालता है, और रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। अगर मान लो रिस्क ज्यादा हो जाता है तो बीच में आपकी पोजीशन काट देता है आपसे बिना पूछे, पहले ही बोल देता है भैया इससे ज्यादा रिस्क हो तो काट दो वरना पैसे जमा करा देना। तो रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटी जो एफएनडो की है वो तो टेकन कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर। उसके लिए तो क्लियरिंग मेंबर एक डिपार्टमेंट बनाता है। और जो रिस्क मैनेजमेंट करता है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है अलग से, उसे क्लियरिंग बैंक भी बोल सकते हैं। और अब तो आजकल सबने अपना अपना ही बना लिया। चलिए, क्लियरिंग तो सबको समझ में आता है सर, हिसाब बना के बता देता है वो M2M कितना बन रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना, वो ये सब। सेटलमेंट क्या होता है वो दिखा देता हूं। सेटलमेंट मैकेनिज्म देखिए 2019 में ये रूल आए थे। ऑल पोजीशन इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी विच रिमेन ओपन ऑन द एक्सपायरी डेट। जो एक्सपायरी डेट पे आपके ओपन रहेंगी फ्यूचर की पोजीशन या फिर ऑप्शन की, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड बाय द फिजिकल डिलीवरी। ये फिजिकल डिलीवरी का कंसेप्ट आया था 19 में। इससे पहले सब कुछ कैश में हो जाता था, और जो कैश में होता था ना उसे ना ऑपरेटर जो है उसका यूज करते थे। जिसके पास पैसा ज्यादा होता था, जिसके पास पैसा ज्यादा होता था वो फालतू के कॉन्ट्रैक्ट बना लेता था, और उसे पता है डिलीवरी तो देनी नहीं है, पैसे में कन्वर्ट हो जाना है, तो उसका यूज करते थे, गलत यूज कर लेते थे। तो 19 में ये रूल आया कि भैया ठीक है अब तुम जितना खरीदने को तैयार हो उतनी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी लेने के चक्कर में क्या हो जाता है? गलत यूज नहीं हो पाता। जिसके पास एक्चुअल में शेयर है वही बेच पाएगा, और जिसको एक्चुअल में खरीदने हैं वही खरीद पाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी वाला कंसेप्ट अच्छा हो गया। इसी वजह से एक हफ्ता पहले से आपसे मार्जिन लेना शुरू कर दिया जाता है। आप लोगों के पास मैसेज आने शुरू हो गए होंगे कि इफ यू होल्ड दिस पोजीशन यू हैव टू टेक द डिलीवरी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करके मैसेज आया होगा। राधा जी के पास आया था, उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे पास भी आए हैं। जिसने इन द मनी कॉल ले रखी है या फ्यूचर खरीद रखा है अगस्त का, उसके पास ये मैसेज आ गया होगा, और उनके मार्जिन भी ज्यादा लग रहे होंगे। चलिए तो सर पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडेक्स फ्यूचर अगर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या अगर वो इंडेक्स फ्यूचर है या फिर ऑप्शन है इंडेक्स का, कंटिन्यू टू बी सेटल्ड इन कैश। कह रहा है ये जो रूल बनाया ना डिलीवरी वाला, ये सिर्फ शेयर्स के लिए बना है। इंडेक्स के लिए तो आज भी चाहे फ्यूचर हो और चाहे ऑप्शन हो, वो आपको कैश में ही सेटल होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग मुझे फोन कर करके पूछते हैं सर मेरा ना गलती से निफ्टी का एक फ्यूचर ना बाय था, एक्सपायरी हो गई, मैं उसे काटना ही भूल गया। अरे भैया कुछ नहीं होगा, जो उसके कैश वाले रेट होंगे उस पर सेटल हो जाएगा, और कैश आपके अकाउंट से तो ले लिया जाएगा या दे दिया जाएगा M2M। और अगर यही काम आपका शेयर्स के केस में जाता तो फिर पूरी की पूरी डिलीवरी लेनी पड़ती, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उन्हें बेच लो वापस। ठीक है, और वैसे भी वो एक हफ्ता पहले ही काट देते हैं शेयर्स के केस में, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहा है इंडेक्स के केस में तो चाहे फ्यूचर हो इंडेक्स का चाहे ऑप्शन, वो कैश। Hence, this section discuss the regulation relating to clearing and settlement of both category of contract। अब हम आपको कैश सेटल कैसे होता है ये भी सिखाएंगे, और फिजिकली सेटल्ड कैसे होता है ये भी बताएंगे। अब ये दो चीजें तो मुझे बतानी बाकी है, इन दो चीजों को छोड़ के कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। है किसी की क्वेरी? मतलब सर फ्यूचर अगर अभी 31 अगस्त 30 अगस्त में खत्म होना है
तो इट मींस भी ये एक हफ्ता पहले ही उनको वार्न करना शुरू कर देंगे। हाँ, और मार्जिन भी बढ़ा देंगे। जैसे आज के दिन अगर किसी ने लिया होगा 10% मार्जिन एक्स्ट्रा लिया, उससे मंडे के दिन 20% एक्स्ट्रा लेंगे, ट्यूसडे के दिन 30%, वेडनेसडे के दिन 50%, थर्सडे के दिन तो 80-90% एक्स्ट्रा लेंगे, पूरा मार्जिन ले लेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पूरा उसके हिसाब से 10% देंगे एक्स्ट्रा, जो भी परसेंटेज होगी। मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे होंगे आज, मंडे को लेंगे 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ऐसे करते करते थर्सडे में आता कहेंगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जमा करो तभी लेने देंगे। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो कहेंगे अकाउंट में 10 लाख डाल लो पूरे, आपने फिजिकल डिलीवरी करनी है ना, तो जिसके पास फिर तो लास्ट में कोई लेने जाएगा ही नहीं सर। एक हफ्ते पहले ट्रेड होना बंद हो जाता है। अगर आप जिन्होंने वो अगस्त के ले रखे हैं ना, मंडे ट्रेड होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले बेच लेंगे हम मंडे को अपनी सारी अगस्त की कॉल निकाल देंगे, चाहे वो बढ़े या ना बढ़े। मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे, बस इसके बाद नहीं। वेडनेसडे थर्सडे को तो बायर सैलरी नहीं मिलते। सर ये ना हो कि वो जो आज उसका रेडा कटा है तो वो इसकी वजह से ना ऑटोमेटिकली कट गया हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं, ऐसा हो सकता है उनके अकाउंट में बैलेंस 30 अगस्त को। हाँ, हो सकता है बैलेंस नहीं है उसके अकाउंट में। हाँ, तो बस फिर कट जाएगा। तो वही रेडा पड़ा हुआ था। हाँ, अगर मार्जिन कम है तो वो फिर तभी कटा होगा वो। हो सकता है, तो उन्हें सितंबर का खरीदने। अच्छा, तो एक हफ्ता पहले तो वो अब सितंबर का खरीद लेगा अगस्त में मंडे को। हाँ, तो वो उसको उस हिसाब से ही वो देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं। जरा ध्यान समझिए। अनएक्सपायर्ड फ्यूचर का क्या होगा सर? ऐसे फ्यूचर जो हमने खरीद तो लिए या बेच तो दिए, लेकिन एक्सपायरी डेट से पहले पहले उन्हें स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, तो क्या होगा? अगर आपने लॉन्ग किया था, फ्यूचर खरीदा था, रिजल्ट इनटू अ बाय सिक्योरिटी रिसेबल, तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास सिक्योरिटी की डिलीवरी ना निकली तो सर 500% की पेनल्टी लगती है। अगर आपने कोई चीज का फ्यूचर बेचा और उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करा तो वो कहते हैं भैया एक्सपायरी डेट पे फ्यूचर की डिलीवरी दो। और अगर आपके अकाउंट में डिलीवरी ना हो तो 10 लाख का फ्यूचर था ना, कम से कम 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। जो उसका मार्जिन था 1 लाख रुपए, उससे डबल ट्रिपल या 4 गुने तक की पेनल्टी लग जाती है। और वो किस चीज पे डिसीजन होगा? आपकी तरफ से एंजल वाले शेयर खरीदेंगे। अगर उन्हें शेयर मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर वो पेनल्टी लगाएंगे आप पे, 4-5 गुने तक लगा सकते हैं। मतलब ऐसा करके भी भूल से भी मत कर देना ऐसा कि फ्यूचर खरीद गया, बेच दिया और उसको अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और डिलीवरी भी नहीं दे पाए। गलती से भी मत कर देना। हमेशा एक्सपायरी से पहले से स्क्वायर ऑफ आप ही कर लेना, वरना कंपनी कर देती है। खैर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कंपनी 2-3 दिन पहले अपने आप काट देती है। जैसे उनका इरेडा काट दिया आज, कंपनी पेनल्टी लगाएगी, सीधा काट ही देगी पहले। चलिए अब इसे जरा ध्यान से पढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल को, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बनाया मैंने। एक क्लाइंट था, अ क्लाइंट मिस्टर पी, क्लियरिंग मेंबर था उसका XYZ, हैज अ लॉन्ग पोजीशन इन अ लॉट ऑफ स्टॉक। उसने एक फ्यूचर खरीद रखा था। ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइज था उसका 1500, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस वाज थी 475। अगर एक्सपायरी डेट पर उसके पास फ्यूचर था और उसने नहीं बेचा तो उसे क्या देने पड़ेंगे? 1500 शेयर 475 के रेट पे खरीदने पड़ेंगे। द प्रीवियस डे सेटलमेंट था 482, पिछले दिन था 482 की क्लोजिंग, आज हो गया वो 475 का। तो जो 7 रुपए का नुकसान है ये तो M2M है। ये 7 रुपए का नुकसान तो उससे लिया जाएगा कैश में, उसके अकाउंट से काट दिया जाएगा। और जो 475 क्लोजिंग प्राइस है इसकी सेटलमेंट दी जाएगी उसे, 475 इंटू 1500 उससे लेके और उसके अकाउंट में शेयर दे दिए जाएंगे। ये होगा तो ठीक है, वो यही लिखा हुआ है। देखो, व्हाट इज द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन? सेटलमेंट ऑब्लिगेशन क्या होंगी? इन दिस केस मिस्टर पी हैज एन ओपन लॉन्ग पोजीशन इन वन लॉट ऑफ द स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी डेट। उसके पास एक लॉट है, ही विल हैव टू टेक डिलीवरी, 1500 शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी T+1, जिस दिन एक्सपायरी थी उसके अगले दिन तक। एट द फाइनल सेटलमेंट क्या? 475 के रेट पे, यानी कि 1500 इंटू 475 देना पड़ेगा और डिलीवरी उनके अकाउंट में आ जाएगी। द फाइनल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन वर्कआउट टू बी 1500 इंटू 475 करके 7,12,000 उसे देने पड़ेंगे। मिस्टर पी विल हैव टू इंश्योर दैट ही हैज अ रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए फिजिकली लेने के लिए। इन एडिशन, इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट प्राइस 475 और 482 के बीच में जो 7 रुपए का उसे लॉस हुआ, ये 7 रुपए भी उसे देने पड़ेंगे M2M लॉस के नाम पे, और ये कैश में देने पड़ेंगे। दिस अमाउंट वर्ड्स टू बी 7 इंटू 1500 करके 10,500 से एक देने पड़ेंगे। ये भी T+1 डे पे उसके यहां से लग जाएंगे। ये दो चीज मैंने आपको समझाई थी। तो ये दो काम करने पड़ेंगे। क्लियर? कोई क्वेरी यहां तक? अगला वाला इससे भी बढ़िया है। सर एक बार बता दो सर,
हल्का सा पॉइंट बता दो सर, उसका बहुत स्पीड से बोला आपने। मान लीजिए आपने एक फ्यूचर ले रखा था और वो आपने लिया 400 रुपीज पे। अब एक्सपायरी के दिन वो 400 ही रह गया, 1500 शेयर का लॉट था। तो अगर एक्सपायरी डेट पे आपने उसे नहीं काटा तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, 1500 इंटू 400, तो ये हो गए आपके 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपीज देके आपको शेयर मिल जाएंगे कैश में, पोर्टफोलियो में आ जाएंगे आपके 1500 शेयर, ये बताया मैंने। लेकिन अगर वो 400 की जगह 401 हो गया तो ये 400 से 401 रुपया हो गया, ये 1 रुपया तो आपको मिलेगा और 401 रुपया आपको देने पड़ेंगे, जिससे कि आपके कैश में शेयर आ जाएंगे। अब क्लियर? सर 1 रुपया तो आ गया, मतलब खरीदा तो 400 में था ना, 1500 इंटू 4 में 6 लाख वो अलग से दिया, बता रहा हूं, और 1 रुपये का 1500 वो हमें आ गया। आपने पहले 400 रुपए में फ्यूचर खरीदा था, अब मान लो एक्सपायरी भी 400 पे ही हो गई, तो जितने पे एक्सपायरी होगी उतने पैसे देके कैश में मिल जाते हैं शेयर, तो वो तो पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन वो समझा रहे हैं कि जितने पे आपने खरीदा था और जितने पे वो बंद हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको मिलेगा या आपसे लिया जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको मिल जाएगा, लॉस होगा तो आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली कैश में कितने देने पड़ेंगे? जो कैश में शेयर देने हैं वो देने हैं जितना एक्सपायरी पे क्लोजिंग प्राइस है उतना। जो सर वो बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा। 20-25% वो लेता है, वो 20-25% वो जो पहले लेता है फ्यूचर का। एग्जांपल दे देता तो वो बीच में कटेगा। मान लीजिए आपने एक फ्यूचर लिया, उसके लिए 1 लाख रुपए का मार्जिन लगा। अब ड्यू डेट पे उसे 4 लाख देना, तो एक तो आपने पहले अकाउंट में है तो 4 लाख कट जाएंगे आपके अकाउंट से, पूरे उसे 1 लाख को इंक्लूड करके, मतलब 3 लाख और कटेंगे। क्योंकि जब तक अकाउंट में पैसे ही ना रखे सर तो कंपनी वालों में बहुत दिमाग है, वो 2 दिन पहले ही काट देंगे। नहीं, अपन दूसरा डीमेट खोल लेंगे। जैसे आज इरेडा कट गया, दूसरा डीमेट में भी तो नहीं इरेडा ले पाओगे, दूसरे में भी पैसे ही होंगे तभी ले पाओगे। कोई भी कंपनी हो 2 दिन पहले काट देगी, सेबी ने ऐसा बोल रखा है। नहीं, मान लो मेरे को ध्यान में आया कि वो हो सकता है इसलिए उसने काटे हो कि जो आज हमने उसका नया ओरो फार्मा ले लिया ना 30 सितंबर का, हो सकता है वो उसके हिसाब से वहां से उसने काट दिया, हो सकता है जी, मेरे को लग रहा है। सूर्यवंशी जी क्या बोल रहे थे आप? मान लो अपना डीमेट अकाउंट है और उसमें पैसे नहीं है, जितना मार्जिन था उतना है उसमें, और अपन ने कुछ किया नहीं और उसमें नुकसान हो रहा है कि अब 6 लाख रुपए देने हैं, तो अपन उस डीमेट को कुछ ना करें, फिर दूसरा डीमेट खोल लेते हैं, फिर उसमें काम करें। अरे तो आप कुछ नहीं करोगे, कंपनी काट देगी अपने आप। तो बाकी 6 लाख नहीं लेगी ना, 1.5 लाख लेगी बस। 6 लाख अकाउंट में नहीं होंगे तो कंपनी आपको सुबह 9 बजे मैसेज भेजेगी कि 2 घंटे के अंदर अपने अकाउंट में 6 लाख डाल दो, वरना वी विल स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। और अगर 2 घंटे में आपने 6 लाख नहीं डाल ले तो थोड़ी देर में आपका वहां पर बिड लग जाएगी कटने की, और वो कट जाएगा मार्केट रेट पे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। मतलब ये मैकेनिज्म पहले से है उनके पास, पहले से, बहुत पहले से। कैश वाले शेयर भी काट देती है कंपनी। आपने मान लो मार्जिन ट्रेडिंग पे ले लिया, आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े थे और आपने 2 लाख के शेयर ले लिए, तो इसे क्लियर करने के लिए 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन के लिए, अगर 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पैसे दे दिए तो ठीक, वरना कंपनी काट देती है। जिनके साथ हुआ है वो बता देंगे। सर मेरे साथ हुआ है सर, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी बहुत हुआ। सर मेरे साथ मैंने पता नहीं चला एक्चुअली क्या है, जिसको मैंने अकाउंट दिया था उसने उसमें क्या फ्यूचर ऑप्शन कुछ किया था उसने, बहुत पहले का बात है। तो मेरे एक प्रॉफिट वाले शेयर में अंबुजा सीमेंट को उसने काट दिया, जो प्रॉफिट में था शेयर उसी को काट दिया पूरा। वो किसी को भी काट सकती है, जो कंपनी को ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके जो कंपनी के हिसाब से जिसके टारगेट पूरे हो गए हैं, कंपनी को लगता है भी और नहीं बढ़ेगा, वही काटती है कंपनी। अपने हिसाब से तो आपका भला ही करती है, लेकिन कंपनी बोलती है भैया अगर तुम पैसे कम ना रखो तो अपने हिसाब से कर लेना, अगर पैसे कम रखोगे तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। फिर तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे तो तुम देखो, जो उसे अच्छा। सर ये एक मिनट सर, ये मार्जिन में कैसे लेते सर, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया सर, इतने दिन से कर रहा हूँ। मार्जिन में कैसे लेते? मैंने अकाउंट में पैसे नहीं है, कैश की बात कर रहा हूँ, स्टॉक लेते हैं, वो मार्जिन में कैसे लेते सर? एक बार एंजल वन खोल के बता रहा हूँ, प्लेज का ऑप्शन आता है। एक बार एंजल वन खोल के बताना सर। देखो मैंने अपने अकाउंट में 6 लाख, मेरी वाइफ के अकाउंट में 6 लाख रुपए के शेयर हैं, तो मैं वही अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ। तो वो 6 लाख रुपए को प्लेज कैसे करते हो दिखा दूंगा।
आप तो 50 बोल रहे थे सर। अरे वाइफ का अकाउंट है ना ये, उसमें कम पैसे ही रखता हूँ मैं। 6 लाख रुपए के शेयर के अलावा 50,000 रुपए डाल के दे रखे। वो 50,000 बोल लेते, मैंने 50 लाख नहीं। 6 लाख रुपए के तो कैश में शेयर। 50 लाख तो आपके लिए 50 लाख तो कुछ भी नहीं है सर। अरे तो वाइफ के अकाउंट में 50,000 ही दिए हुए हैं। ये तो नाइंसाफी है सर। मैंने मतलब भाभी से डर है कि पैसे वो उड़ा लेते हैं। हाँ भाई, मुझे तो बहुत डर है। ये देखो 50। सर भाभी जी को सामने लाके, सर भाभी जी को सामने लाके ये बात बोलो। सर भाभी जी को सामने लाके ये बात बोलो तब जानेंगे सर। बराबर में बैठी भी बराबर डरना तो पड़ेगा सर। ये देखो 50,000 पूरे लगा रखे, एक भी रुपया नहीं छोड़ दी। दिन होते सब लगा देती है। देखो कितना बैलेंस है और सब में। अरे बाप रे, और लॉस कितने में है सर? लॉस है सर कमा के भी देती है सर। हाँ नहीं, 25,000 कमा के भी देगी सर। अरे देखो 50,000 डाल के दिए थे ना, तो देख लो देख लो सर, देख लो 25,000 विड्रॉ कर लिए, देख लो। ये दिखा रहा हूँ, देखो मैं आज ही 25,000 विड्रॉ करे हैं। ये देखो 27,000 कल कमाए थे तो 25,000 आज विड्रॉ कर दिए थे। इसमें लिखा क्यों नहीं आया? कल लिखा आ जाएगा। 25,000 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, विड्रॉ कर दिए वो। नुकसान कितना है सर आज का? नुकसान नहीं है, प्रॉफिट में ही है अभी। तो बताया तो है, अभी 15 दिन पहले 50,000 दिए थे, 80,000 हो गए वो। चलो सर मैं भी चलो पोर्टफोलियो सर मैं भी सर 50,000 दे दूं क्या मैं भी आपको? खत्म भी कर देगी? उसके लिए तैयार हो तो बताओ, फिर दे दो। नहीं 80 मत करना, 60 कर दूंगी। हालांकि शायद ना हो ऐसा, जब अपने कर सकते तो आपके भी कर देगी। लेकिन इस चीज से हम ये डिस्क्लोजर है ना, इट इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें हाई रिस्क है। 90% लोग ट्रेडर्स में लॉस करते हैं। इसमें आपकी कैपिटल पूरी वैनिश भी हो सकती है। अपने रिस्क पे ट्रेड करें। अगर इस सब चीजों के लिए तैयार हो तो दे दो। सर एक फ्यूचर लेने में हम टारगेट रखते हैं 5-10%, मतलब 2% का, तो लॉस का भी फिर मतलब 1:2 का ही रेशियो रखते हैं कि या कोई ऊपर नीचे करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट? हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं खुद कह रहा हूं 90% लोग नुकसान करते हैं अगर आप बाइंग कर रहे हो तो। और 50,000 में तो बाइंग ही होगी। जब आप पहले ही वो वाला ट्रेड कर रहे हो जिसमें 90% चांसेस लॉस होने के हैं, लेकिन फिर भी आप खतरों के खिलाड़ी हो, तो भैया खतरों के खिलाड़ी का तुक्का 10 में से 5 बार चलता है। 5 बार तो लॉस होगा। अभी क्या था कि पिछले 6 दिन से मार्केट रोज प्लस ही हो रही थी, और उसको सिर्फ कॉल खरीदना आता है, पुट वो कभी खरीदती नहीं है। वो 6 दिन से कॉल ले खरीदती जा रही थी, प्रॉफिट हुए गया। तो ठीक है 50,000 के 80,000 हो गए। लेकिन जब आज एक दिन मार्केट गिरी ना, तो लॉस भी अच्छा खासा हुआ है। तो ये तो मार्केट है, अगर कोई तैयार है और वो प्रॉफिट कमाती है तो लॉस भी कर लेती है, मुझे क्या दिक्कत है। ये अभी से 71,000 का लॉस दिख रहा है। अगर मान लो मंडे ट्यूसडे में मार्केट खत्म हो गई या 3 दिन अगले मार्केट नहीं बढ़ी, तो ये 71,000 की जगह 1 लाख का लॉस हो जाएगा। मानोगे ना ये बात? तो अभी 71,000 का लॉस दिख रहा है। अगर अब 3 दिन बचे हैं बस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन बचे हैं, और कंपनी थर्सडे तक इसे रखने नहीं देगी कॉल को। अगर इन द मनी कोई हो गई, आउट ऑफ द मनी होगी, तो जीरो होने के लिए कंपनी छोड़ देगी। अगर अगले 4 दिन में मार्केट नहीं भागी तो सारी जीरो हो जाएंगी। पूरे महीने मेहनत करके 50,000 कमाया और लास्ट में एक्सपायरी पे 1 लाख दे दिया, बिकॉज ऑफ यू आर द ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के साथ यही होता है, एट द एंड वो लॉस में ही रहेगा। अब यही समझाया, और उसको भी कह भी रही है मैडम कि मैं मंडे को सारी निकाल दूंगी अपनी कॉल, रेट टू रेट भी आएंगी, मैं निकालती चली जाऊंगी, और लास्ट के 3-4 दिन में ट्रेड नहीं करूंगी। ऑप्शन सर मंडे कॉल, सर मंडे तो कॉल तो सर रॉकेट है सर। नहीं, कितनी रॉकेट है भी देखना, 71,000 थोड़ी कवर हो जाएंगे। अगर हो गए तो बढ़िया बात है। मेरा मानना तो ये है, अगर 71,000 के 10,000 का लॉस रह जाए तो भी निकल जाओ, क्योंकि जो कल के दिन छोड़ दोगे वो जीरो हो जाएगा। मतलब 90% चांसेस है जीरो होने के। देखो 10% रॉकेट भी बनते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है 10 पैसे का प्रीमियम 10 रुपए हो गया, लेकिन वो तुक्का है, वो 100 में 1 बार होता है। उसके भरोसे बैठोगे तो कैपिटल जीरो कर लोगे। चलो खैर, इधर उधर की बातें ज्यादा हो जाती है। और आपने भी तो एनालाइज किया ना उस दिन, जो हमने कॉल की ली है, एंट्री बाय किया था। हाँ।
तो वो भी तो आपने एनालाइज किया, तो और वो भी तो भागी है, 3 गुना तो हो ही गई थी ना। हाँ तो 3 गुना हो गई ना, तो वहां पर तो एक लॉजिक था, ऑपरेटर बैठा था। अब जो मैडम ने अंबुजा सीमेंट लिया उसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, और 1-2 चीजें पुरानी ली हुई हैं उनमें ऑपरेटर नहीं है। जब ऑपरेटर नहीं है तो हम कौन भगाएगा? तो कोई हमारे पास अरबों खरबों रुपए थोड़ी हम भगाएंगे। ऑपरेटर क्या पागल है अभी भगाएगा? उसे अभी भगाने में डबल पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन राइटर को नुकसान हो रहा है। 1 तारीख के बाद भगाने में उसे कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, 1 तारीख के बाद ही भगा लेगा। समझो, ऑपरेटर को अगर इस टाइम पर भगाना है तो क्योंकि किसी का नुकसान हो रहा है वो भागने नहीं देगा, तो उसे इस टाइम भगाने के लिए डबल पैसा लगाना पड़ेगा, 4 गुना लगाना पड़ेगा। लेकिन 1/4 पैसा अगर वो 1 तारीख के बाद लगाए तो उससे ज्यादा भाग जाएगा। तो ऑपरेटर भी लास्ट के टाइम पर काम नहीं करता है, ऑपरेटर भी लास्ट के टाइम पर पंगे नहीं लेता है। वो कहता है ठीक है अगले महीने ही भगाएंगे, तो ऑपरेटर भी ठंडा पड़ जाता है। और जिस चीज में ऑपरेटर था इसलिए कि भैया इसका ऑप्शन राइटर का नुकसान कराना है, उसमें भगाता है। जैसे हमारा डेटा बना हुआ है एक्साइड में, मुझे लग रहा है वो भागेगा। जैसे हमारा डेटा बना हुआ है इरेडा में, मुझे लग रहा है वो भाग सकता है। इरेडा में मुझे थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि उसका ऑपरेटर एग्जिट हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है हम बैठे हैं, नुकसान नहीं है। एक्साइड मुझे कंफर्म लग रहा है और बाकी चीजें भी लग रही हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब प्रॉफिट होगा तो सब बताएंगे, लॉस वाली बात सिर्फ मैं ही बताता हूँ। आपसे चल रहे हो तो इसका मतलब साइड 400 से अगला टारगेट 405 का बन सकता है। 405 नहीं 420 बनेगा, 410 तो मिनिमम बनेगा, 420 भी जा सकता है अगर ऊपर चला गया, और मुझे लग रहा है मंडे को ही जाएगा। फिर तो सर कॉल बाय की जा सकती है। कर सकते हो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैंने तो ले रखा है अपना 1 लॉट, 2 में से 1 ही बेचा था, 1 है। सर तो सर फ्यूचर लिया था। सर मैं ये कह रहा था, वो तो फ्यूचर लिया था। एक बार एंजल वन खोलते, वो आईसीआईसी डायरेक्ट ने सुबह डेरिवेटिव व्यू करके दिया था, उसमें दिया था सर, खोल रहा है मेरे पास, बाय इंट्राडे डेरिवेटिव। आवाज रुक गई आपकी सर। पहले वो प्लेज वाला सिखा दो, फिर वो सूर्यवंशी का लेना सर। प्लेज जो आ रहा था जो ठीक है सूर्यवंशी जो आईसीआईसीआई ने दिया था वो उनकी कॉल थी, वो उन्होंने दे दी, जैसे मैंने दे दी वैसे उन्होंने दे दी, कोई अलग चीज नहीं है। उसके बारे में हम डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पहले हम प्लेज सिखा रहे हैं और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारी खुल गई, इसमें हम चले गए पोर्टफोलियो में। ये रहा पोर्टफोलियो में, जाके पता चला हमने 2 शेयर खरीद रखे हैं, एक पीवीआर आइनॉक्स और एक आईआरसीटीसी। अब मान लीजिए हमें इन्हें प्लेज करना है, तो प्लेज करने का ऑप्शन यहीं कहीं आएगा, देखो ढूंढो, यहाँ नहीं आ रहा, चलो यहाँ आएगा। यहाँ माई अकाउंट में जाएंगे और यहाँ प्लेज का ऑप्शन आ गया, ये रहा स्टॉक प्लेजिंग। स्टॉक प्लेजिंग पे टिक करा तो ये 2 आ गए। कौन कौन से प्लेज करने हैं? मान लो पीवीआर और आईआरसीटी दोनों करने हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी है? 490 प्लस 77, इतने का मार्जिन हमें मिल जाएगा। मतलब लगभग 5,60,000 का मार्जिन मुझे 5,68,000 का मार्जिन लिखा हुआ मिल जाएगा मुझे, अगर मैं करना चाहूँ। इसके लिए मुझे क्या करने का, प्लेज नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालने के 15 मिनट बाद ही मेरे को मार्जिन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। और कोई क्वेरी? ये प्रोसेस क्या दूसरे आपने सर एक मिनट रुको धीरज जी। सुदीप जी बोलिए। सर मतलब हाँ, आपने जो बोला था लास्ट क्लास में कि जैसे मैंने बोला था 30 लाख का पोर्टफोलियो है अपने, वो कॉल सेल करके, कॉल और पुट सेल करके मैंने, इसमें हम लोग कमा सकते हैं। मैंने 1,000 रुपए जो 1500 रुपए मैंने वीकली, आपने बोला था 1% या 2% जो भी था, तो इसी हिसाब से कर सकते हैं प्लेज करके। देखिए आपके अकाउंट, आपके फ्यूचर में आपके पास पोर्टफोलियो है 30 लाख रुपए की, उसे प्लेज करके 27 लाख मिल जाएंगे, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है सर। अगर इस पैसे का यूज आप सेलिंग में करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अब आपने 27 लाख, हाँ सर, 27 लाख से आपने 800 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे की कॉल पुट सेल कर दी, और कॉल पुट सेल करके आपने बहुत कम कमाया, 27,000 रुपए महीना कमाया। मैं महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, आपने बहुत कम कमाया। एक तो बहुत है सर, बहुत, अरे मैं कह रहा हूँ बहुत है सर। लेकिन ये तो 1000 पॉइंट दूर पे कमा लोगे आप, 1000 पॉइंट दूर बैठ के भी 27,000 कमा लोगे आप। और 1000 पॉइंट तो बिल्कुल सेफ है। सूर्यवंशी से पूछो 500 पॉइंट में ही मजा ले रहे हैं, 1000 पॉइंट तो बिल्कुल सेफ है। अगर आप 1000 पॉइंट दूर बैठ जाओगे तो आप बंद करके अपना काम करो, कुछ नहीं होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, और आप 27,000 महीना कमा लोगे। आपने क्या लगाया? कुछ भी नहीं, ना ब्याज लगा,
ना कुछ आपका 30 लाख का पोर्टफोलियो था, उससे 27,000 महीना आने लगे इंटू 12 साल के, आपके पास लगभग आ गए फ्री में। तो चाहे पोर्टफोलियो से कुछ कमाओ, बहुत अच्छा है सर। 10% तो आपने ऐसे ही कमा लिया इस स्ट्रेटेजी से। और इस स्ट्रेटेजी को करने में आपको बहुत अच्छा, बहुत सही है। कुछ नहीं लगेगा। अब मेरा कहना ये तो सही है सर। मेरा कहना ये है, ऐसे क्लाइंट पकड़ो जिनके पास 10 करोड़ 15 करोड़ की कैपिटल है, ऐसे 15 करोड़ का पोर्टफोलियो है। उनसे कहो सर लॉस हो गया तो मैं दूंगा, लॉस हो गया तो मैं दूंगा, प्रॉफिट हो गया तो आधा आधा, और वो मान जाएंगे। 1000 पॉइंट छोड़ो, 1500 पॉइंट दूर बैठ जाओ। सूर्यवंशी जी क्या कहते हो, 1500 पॉइंट दूर बैठेंगे, क्या एक भी केस आएगा लॉस होने का? सर एक बार लाइव एग्जांपल दो ना, वो खोल के। नहीं आएगा सर। अरे सर, अरे सूरज जी सर जो बोल रहे हो सर, 1000 पॉइंट का एग्जांपल दो सर। नहीं आएगा, आपकी बात सच है, मेरे को पता है कि आपके उसमें लॉस नहीं होगा, बात खत्म। अब एक बार वहां दिखा दो सर। दिखा रहा हूँ। और कोई कुछ कहना चाहता था, बताओ। प्रसाद जी क्या कहते? सर ये ग्रो में नहीं हो पा रहा है सर। सर सब में होता है, ग्रो में मैंने किया है नहीं ना, मैंने आज ट्राई किया, मेरा म्यूचुअल फंड है उसमें, और मैंने बोला कि मुझे वो प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करना है, तो वो बोले नहीं म्यूचुअल फंड का नहीं होता, बोले तुम्हारे शेयर्स को ही प्लेज कर सकते हैं। तो कर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। अगर आपके ओपन एंडेड है तो आपको बैंक में जाके प्लेज करने पड़ेंगे, क्योंकि सेबी ने उनको गाइडलाइंस इस तरीके से बनाई है। और जो क्लोज एंडेड है वो हो सकते हैं। तो जो मेरा एक ELSS है टैक्स सेविंग का 3 साल का, तो वो क्लोज एंडेड है फिर शायद। क्लोज एंडेड है तो ऐसा लगता है। नहीं, अगर हो जाएगा फिर तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर प्लेज शेयर में जाना, अवेलेबल में अपने आप आ जाएंगे लिखे हुए। ये मेरे कहाँ गए अवेलेबल, देखो स्टॉक प्लेजिंग में गए सर। क्लोज एंडेड लिखा हुआ आएगा सर। सर मेरी सुन लीजिए, क्लोज एंडेड लिखा हुआ आएगा, सुन तो लीजिए। अवेलेबल में ऑल भी लिखा है, देखो म्यूचुअल फंड भी लिखा है, तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा तो जो म्यूचुअल फंड प्लेज हो सकते होंगे अपने आप आ जाएंगे। अगर आपके वाले प्लेज होने वाले होंगे तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। देखो सब लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो प्लेज, इक्विटी भी और ETF। और ये मेरा प्लेज्ड में कोई शेयर, मेरे शेयर पता नहीं कहाँ चले गए आपको दिखाने के चक्कर में। ये मेरे शेयर थे, मेरे प्लेज नहीं थे, अब मुझे लगता है प्लेज हो गए फालतू में। देखो प्लेजिंग में जा ही नहीं रहे। सर इसका कुछ ज्यादा चार्ज लगता है क्या प्लेजिंग? वो तो सर OTP आएगा तभी आपके होंगे ना। आप सुनिए, ये IRCTC मेरे प्लेज हो गए, देखो प्लेज पेंडिंग लिखा है ना। अब मैं इसे कैंसिल करूं, अरे यार मुझे तो प्लेज करने ही नहीं थे, कैंसिल भी नहीं हो रहे। चार्ज लग जाएगा, कम से कम 100 रुपए प्लेज करने का चार्ज, 100 हटाने का। अच्छा, गलती से प्लेज। और ये ब्रोकरेज भी ज्यादा लगती है क्या सर, या नहीं? फिर ब्रोकरेज नहीं ज्यादा लगती। अच्छा, पर सर आपको OTP तो आया नहीं, आप बोल रहे थे कि OTP आएगा। फिर पता नहीं, चलो कल को अपना आप रिजेक्ट हो जाएगा। जब OTP नहीं डाली कैसे हो जाएंगे प्लेज? अरे आजकल बहुत चीजें चल रही है, अगर एक बार प्लेज कर दो दोबारा OTP डालनी नहीं पड़ती होगी। पहले करे थे ना प्लेज मैंने, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ही प्लेज कर दो, दोबारा ना डालनी पड़ती हो। कुछ भी हो सकता है भैया, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। चलिए खैर, और किसी की कोई सर मैं एक प्लान करते हैं तो हमें ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ती है, या फिर हम फ्यूचर का भी सेल कर सकते हैं, तो वो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा? नहीं, ऑप्शन सेलिंग में नहीं लगेगा, बस इंट्रोड सब में लगेगा। अगर हम फ्यूचर बाय सेल करेंगे तो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और ये वाली मैक्सिमम कितने परसेंटेज होता है? 1-1.5% होता है सर। ICICI 9% और इंटरेस्ट दे रहे हैं एज पर कैपिटल यूज्ड, एज पर कैपिटल यूज। हाँ, डेली बेसिस पे लगेगा, जितनी कैपिटल आपने यूज करी उसके हिसाब से। और अलग अलग कंपनियां अलग अलग देती हैं, लेकिन जो कंपनी इंटरेस्ट कम देती है वो मार्जिन भी कम देती है। मान लो ICICI कह रहा है मैं 0.9 दूं, मैं 9% दूंगा साल का, तो फिर वो 1 करोड़ की कैपिटल पे 90 लाख नहीं देगा, वो 1 करोड़ की कैपिटल 50 लाख देगा, बचे हुए 50 लाख का ब्याज खुद कमाएगा आपके। इसीलिए वो 9% पे दे रहा है आपको, क्योंकि आपको अगर 3% कम दे रहा है तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास है उस पे कमा भी तो रहा है। सर वो ब्याज दे रहे हैं, वो उल्टा अपन को ब्याज दे रहे हैं प्लेज करने में। प्लेज करने पे ब्याज दे रहा है? हाँ, कौन? ICICI। अच्छा जी, फिर तो मैं भी ले लूंगा उससे ब्याज। हाँ,
सर मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जो ओपन एंडेड फंड है, ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि हम उसको एनी टाइम उसको बेच सकते हैं, और जो क्लोज एंडेड है हम नहीं बेच पाएंगे, जैसे कि टैक्स सेवर फंड 3 साल तक वो हम उसको वो नहीं कर पाएंगे। सूर्यवंशी जी NISM 5 है तो क्लियर हो आप? हाँ सर, फाड़ के फेंक दो डिग्री। सर जो ये मैं उनको बता रहा था सर को, वो जो प्लेज नहीं हो रहा है ना, उसको डीमेट मोड में लेके आना पड़ेगा सर, तब वो प्लेज होगा। पहले बस ये बताओ ओपन एंडेड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्या होते हैं? जितेंद्र सर को फोन करो, क्या पढ़ा है? सर ओपन एंडेड जो है ना, हम उनमें कभी भी बाहर आ सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो क्लोज एंडेड फंड जो है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम एक बार घुसे तो एक पर्टिकुलर टाइम तक बाहर नहीं आ सकते। गलत है ये। हाँ, आप एक बार गूगल में चेक करो। गूगल की क्या जरूरत है, मैं ही गूगल हूँ। क्लोज एंडेड को आप जब मर्जी बेच सकते हो। धीरज जी आपको नहीं तो दिखाना, क्लोज को जब मर्जी दे तब नहीं बेच सकते सर। बताता हूँ पूरा। और किसी को क्लोज एंडेड पता है? सही है सर, व्हेनेवर सेल, अभी भी आप सेल कर सकते हो सर। ओपन एंडेड पे 1%, सर ओपन एंडेड पे 1% एग्जिट लोड लगेगा, क्लोज एंडेड पे नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्लोज एंडेड को आप कभी भी बेच सकते हो, उसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता। जैसे सुबह खरीद के शाम को ही बेच दो, इंट्राडे बेच दो, चाहे सुबह को 9 बजे खरीद दो 11 बजे बेच दो, उतने में भी जो प्रॉफिट हो। सर जैसे 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 मनी मार्केट फंड हो गया, मैं लिक्विड फंड, जिसमें लिक्विड फंड हो गया उसको हम लोग क्लोज एंडेड बोलते हैं। चलो तो हम पढ़ तो आज भी नहीं पाए, क्लोज एंडेड बता देता हूँ, और थोड़ा सा वो 1500 पॉइंट दूर वाला बता देता हूँ। सर एक चीज और सर क्लोज एंड बोल देना, एक चीज मैं पूछने जा रहा था, तो बोलना चाह रहा था, मेरा डाउट क्लियर कर दो सर। जैसे आपने बोला 30 लाख का पोर्टफोलियो है, 15 पॉइंट, 1000 पॉइंट दूर आप बेच दो, तो निफ्टी की सर डेली करना सर, ना वो एक्सपायरी पे करना है? रोज करो, रोज 1500 पॉइंट दूर का बेचो। शाम को अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट का डिफरेंस है तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे एडजस्ट करके फिर 1500 पे कर दो। फिर अगले दिन फिर मार्केट ऊपर नीचे होगी, फिर 1500 पे कर दो। 1500 पॉइंट इतने दूर हैं, कभी लॉस होगा ही नहीं। 1500 पॉइंट तो बहुत होते हैं। सूर्यवंशी जी 500 पॉइंट पे खेल रहे हो, नहीं लॉस हुआ आज तक। 1000 मैंने कॉल और पुट दोनों बेच के बैठ गए। दोनों बेच के बैठ जाओ, ठीक है सर। लेकिन उस बंदे का पकड़ना अकाउंट जिसमें 1-2 करोड़ हो, क्योंकि 1500 पॉइंट दूर कुछ खास नहीं मिलेगा भाई। अगर आपने 10 करोड़ की कैपिटल पे सिर्फ 1 लाख रुपए कमाए, इतना मिलेगा कि 10 करोड़ की कैपिटल थी, 1 लाख कमाया। लेकिन हमारे थोड़ी जा रहे, 10 करोड़ की कैपिटल उसकी थी, 1 लाख आए, 50,000 उसके, 50,000 हमारे। उसके लिए तो 50 छोटी सी अमाउंट है, 10 करोड़ की कैपिटल 50,000 ही आए, हमारे लिए बहुत बढ़िया, 50,000 फ्री में आ रहे हैं। तो ये 1500 टेंशन खत्म, और बढ़िया मोटा पैसा आएगा 10 करोड़। सर पहले तो मैं अपने पे लागू करूंगा, फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा। हाँ करो। 30 लाख से अगर आपको 1,000 पॉइंट दूर भी बैठ जाओगे निफ्टी में, तो आपको अच्छा लगेगा। 1,000 पॉइंट दूर बैठ जाना हर वीकली में, और रोज की रोज बैठ जाना, टेंशन ही खत्म। जब फंस जाओ तो मेरे को फोन करके पूछ लेना, सर कैसे बचना है, मैं बचा भी दूंगा। ठीक है सर। सर अगर पोर्टफोलियो अगर रेड में है तो भी हम उसको शेयर को प्लेज कर सकते हैं। रेड ग्रीन जो मर्जी हो, जो उसकी वो क्या डिपेंड ऑन वैल्यू होगा, जो जिसमें पोर्टफोलियो की वैल्यू रहेगी तो वही अमाउंट प्लेज कर पाएगा। जितनी कल को अमाउंट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बिल्कुल जितने की उसकी वैल्यू है उसके 90% मार्जिन मिलेगा आपको। कल को अगर आपका शेयर गिर गया तो जो प्लेजिंग अमाउंट है वो थोड़ी कम हो जाएगा, लोन अमाउंट, और अगर शेयर बढ़ गया तो आपका प्लेजिंग अमाउंट ज्यादा हो जाएगी अपने आप। जो भी अमाउंट होगा उसका 90%। मेरा एक सर एक बंदे ने मेरे को बताया था, मेरे को उसके ने 7 लाख रुपया उसमें लगाया था, लेकिन अभी सिर्फ 2 लाख उसका लॉस चल रहा है। तो उसका पोर्टफोलियो में मतलब 5 लाख के शेयर अभी ग्रीन में है। 5 लाख रुपए तो वो बोल रहा कि मैं फिर तो 4-4.5 लाख मिल जाएगी 5 वाले, तो उसको हम अगर ऐसे सेटिंग पे लगा दे तो वो ठीक रहेगा, या फिर हम उसको फ्यूचर पे लेके जाएंगे? देखो आपको क्या मिलेगा लगाने का? मेरे को तो अभी सिर्फ एडवाइस ही देनी है सर, क्योंकि कोई मेरे पे अभी ट्रस्ट नहीं करेगा। करेगा। आप ट्रस्ट करे ना करे, चाहे थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो फीस लो, फ्री में काम मत करो। 1 ट्रेड 2 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड फ्री में दिए जा सकते हैं भाई। मैं हमेशा ही फ्री में काम करूं ऐसा तो आपकी इज्जत कभी बनेगी ही नहीं।
आप लोग मुझे बोलते हो ना सर आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप पैसे क्यों लेते हो? पैसा थोड़ा लो, उससे इज्जत मिलती है, फ्री में कभी इज्जत नहीं मिलती। अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा होता ना तो आप लोग टाइम से भी ना आते। ये जो आप डेली टाइम पर 8:30 की जगह 8:20 पे आ जाते हो क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं, चाहे वो बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है ना, लेकिन आपके पैसे पे हुए हैं ना इसलिए आप आ रहे हो। अगर जिसने पेमेंट नहीं दी है ना वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है ना, उसने कुछ दिया ही नहीं, चाहे वो कितनी भी कीमती क्लास हो वो आएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर आप अपनी जो डील्स हैं, अपनी जो पिक्स हैं, अपनी नॉलेज है किसी को फ्री में दोगे ना तो आपकी इज्जत कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो हमेशा एक रूल बना लो कि 1 कॉल दो, 2 कॉल दो, 3 कॉल दो, और अगर तीनों कॉल हिट हो जाए वहीं रुक जाओ भैया, पेमेंट तय कर ले। और ये पहले ही तय कर लो भैया, नुकसान हो सकता है कल को मेरे ऊपर न चलाइयो, ये पहले ठोक बजा के तय कर लो, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप फीस नहीं ले सकते, ठीक है, और आप फीस ले रहे हो, ठीक। सेबी रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत मोटी फीस है, अभी उस लेवल पे हम है नहीं कितनी मोटी फीस दे पाए, तो इसलिए शांति के साथ काम करो, होगा कुछ नहीं, वो केस करेगा क्योंकि हम रिसर्च एनालिस्ट तो है ना, 15 तो क्लियर कर लिया है, लेकिन फिर भी ठोक बजा के तय कर लो कि भैया देख लॉस दे रही है। दूसरा, कभी भी पैसे अपने अकाउंट में मत लो, अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे नहीं लिए तो वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि आपने उसको कोई डील दी थी या कुछ किया था। भाई तेरे अकाउंट में पैसा है, तुमने आईडी पासवर्ड, तेरी गलती है, बात खत्म। तो सेबी कुछ नहीं कहेगी आपको। हमेशा लीगल तरीके से चलो, छोटे मार्जिन के चक्कर में अवदेश अतपट्टे की तरह वो ना करवा लेना, 200 करोड़ की पेनल्टी सीधे दोगे कहां से? तो हमेशा सही तरीके से चलो। सर रचना राणे पे भी केस हुआ सर? पे हुआ था और बहुत सारे उन पे भी हुआ था। नहीं आज ही आया, रचना राणे पे हुआ है, रूमर भी हो सकता है, पता नहीं हुआ हो तो मुझे नहीं पता। फोटो के साथ आया वो जो अगर फीस देनी है, वो जो अगर फीस दे रहा है हमें, तो वो हम अपने अकाउंट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हो? आपके पास जवाब होना चाहिए क्यों लिया, ना वो उसको कैश की शेप में ले लें, कोशिश करो कैश में लो, और अगर ट्रांसफर लेनी है तो किसी और के अकाउंट में लो, ओके, किसी और के अकाउंट में ले लो। जैसे आपको पेमेंट देनी है अपने बिजनेस की, सीधा उसका स्कैन कोड दे दो, भैया इसमें डाल दे, तो वहां चली जाएगी। आप लोग फीस देते हो तो कहां दी? आपने दी गुरुकुल जीवन को, मैंने तो नहीं ली अपने अकाउंट में, इसीलिए नहीं ली, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के लिए मुझे बीच में एक इंस्टीट्यूट चाहिए था कि भैया मैंने तो इंस्टीट्यूट के टीचर बन के पढ़ाया, इंस्टीट्यूट ने उनको सर्विसेज दी, हमने ट्रेडिंग नहीं सिखाई ने, हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। ये कहीं से कहीं तक वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैंने इनको टिप्स दी हैं, टिप्स नहीं दी है। पढ़ाना तो लीगल है, पढ़ा सकता है कोई भी, पढ़ाने पे कोई से भी कुछ नहीं कर सकती, पढ़ा सकते हैं हम, पढ़ाना लीगल है बिल्कुल, ठीक। चलिए टाइम ज्यादा ना लगाते हुए 2 क्वेश्चन का जवाब देना है मुझे। एक क्वेश्चन, आप 5 के क्लियर हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, इतना सारा ऐड करते हो अपने नाम के आगे लिख के आया मैं NISM रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड, MP रजिस्टर्ड, और आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड नहीं पता है तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, और मेरे से पढ़ने के बाद भी नहीं पता तो और बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो आज क्लियर कर लेते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या है। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, जल्दी समझ लीजिएगा, और जो मैं बताऊंगा वो जितेंद्र सर से क्लैरिफाई कर लेना मैंने सर सही बताया कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना सूर्यवंशी जी कहते नहीं सर आप ऑनलाइन सर्च कर लो, ऐसा नहीं होता। तो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है मैं वो बता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लोज एंडेड पे एक फिक्स टाइम होता है, उसके अंदर आप बाहर नहीं निकल सकते, और ओपन एंडेड में आप एनी टाइम, आज आपने लिया कल बेच के निकल जाओ, एग्जिट लोड वो तो बात की बोलूंगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जो चीजें आपको गलत पता है वो सही हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पे यकीन करो, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझ लो अच्छे से, और फिर मार्केट में पूरा सर्वे करने के बाद मेरी धज्जियां उड़ा देना कल को कि सर आपने गलत बताया, और मैं इंतजार करूंगा उस क्षण का। शांति यार। हाँ जी, सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने अपने ओपन एंडेड फंड बनाए। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड कहता है जी मुझे कभी भी पैसे दे दो, मुझे कभी भी पैसे दो और मेरे यूनिट्स ले लो। मतलब म्यूचुअल फंड ने अपनी 100 यूनिट इशू करी 10 रुपए के रेट पे, तो मार्केट में 1000 रुपए चले गए, मार्केट से 1000 रुपए फंड के पास आ गए, तो अभी फंड का साइज कितना है 1000 रुपए, और अब म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो 1000 रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है। अगले दिन सूर्यवंशी जी है, लो जी मुझे 500, मुझे 1000 रुपए और लगाने हैं,
तो सूर्यवंशी जी ने 1000 रुपए दिए म्यूचुअल फंड में से 1000 रुपए की यूनिट और दे दी, और फंड का साइज कितना हो गया, पहले 10,000 था, 1000 सूर्यवंशी जी के और आ गया, 11,000 का फंड हो गया वो। फिर अगले दिन धीरज जी आए, लो जी मुझे भी 5,000 और लगाना है, तो धीरज जी को भी अलग से यूनिट इशू कर दी, और वो 5,000 रुपए फंड की वैल्यू फिर बढ़ गई, 11 से कितना हो गया, 16 हो गया। ये ओपन एंडेड है, मतलब इसमें कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी इसमें से निकाल सकते हो। इसमें यूनिट्स दे दी जाएंगी आपको या रिडीम कर दी जाएंगी, और म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो कम ज्यादा होता रहेगा। तो इसमें जो फंड का साइज है वो घटता और बढ़ता है, मतलब आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को पैसे और उनसे यूनिट खरीद ली, आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को ही से ही पैसे वापस मांगे, उन्होंने यूनिट बेच के आपके पैसे दे दिए और फंड का साइज कम कर दिया। जितने पैसे आपको देने पड़े उतने के लिए पहले उन्हें शेयर बेचने पड़ेंगे, फिर 3 दिन बाद आपके पैसे देंगे। इसे बोलते हैं ओपन एंडेड इक्विटी फंड, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उसके पास डेली पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। तो ये ओपन एंडेड है, मतलब जब मर्जी इसमें जितना मर्जी पैसा डाल दो और जब मर्जी निकाल लो। निकालने में 1 साल तक एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, और जब मर्जी आप इसमें जितना पैसा निकालना चाहो निकल जाएगा, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ही निकलेगा, कोई थर्ड पार्टी इसमें पैसा नहीं दे रही है। इतने में कोई क्वेरी हो सूर्यवंशी जी बोलिए। सर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट पे तो आया ही नहीं, पहला पॉइंट आपका ठीक था, क्लोज एंडेड वाला बाकी है। आराम ओपन एंडेड तो सबको सही पता है, प्रॉब्लम सारी क्लोज एंडेड की, मैं उस पे आ रहा हूं। अब ओपन एंडेड में क्या हो रहा था, डेली फ्लक्चुएशन हो रही थी, फंड मैनेजर परेशान हो रहा था, सर मेरा 1 लाख करोड़ का फंड था, एक दिन एक क्लाइंट आया सीधा 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ निकाल के चला गया। अब 1 लाख करोड़ का फंड है और वो 50,000 करोड़ निकालना चाह रहा है, 50% पोर्टफोलियो एक दिन में तो बेच ही नहीं सकता वो। तो फंड मैनेजर को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सर ये 50,000 करोड़ कैसे निकाल दो एकदम से, तो फिर उसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब आपने तो भैया ओपन एंडेड फंड है, ओपन एंडेड फंड में तो कभी भी आप डलवा सकते हो, कभी भी निकाल सकता है बस। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर एक साथ पैसा निकाल दे, 50,000 करोड़ एक साथ ही निकाल दे, तो देना पड़ेगा। तो फंड मैनेजर हो जाता था परेशान। तो फंड मैनेजर कुछ फंड्स को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं मतलब कि सर ये जो ओपन एंडेड फंड था ये क्लोज एंडेड फंड इशू करते हैं। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, आप लोग जब वो क्लोज एंडेड फंड 10 दिन के लिए खुला है, तो उन 10 दिन में आप लोगों ने पैसा डाल दिया, डालने के बाद आप उसे निकाल नहीं पाओगे जब शुरू में एक बार लगा। अब क्या होता है, अगर आपको पैसा निकालना है तो उस क्लोज एंडेड फंड को लिस्ट करवा दिया जाता है एनएससी बीएससी पे। अब जिन बंदों ने शुरू में पैसा डाला था, अगर उसमें से पैसा निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं कभी भी। निकालने का तरीका क्या होगा, अब वो आप म्यूचुअल फंड को नहीं बेचो, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये क्लोज एंडेड फंड है। म्यूचुअल फंड कहेंगे हम पैसा नहीं देंगे, हमने तो 10 साल के लिए पैसा लॉक कर दिया, इसमें 10 साल से पहले हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन आप आपस में ट्रेड कर सकते हो। तो क्लोज एंडेड फंड को आपके एनएससी बीएससी पे लिस्ट करा दिया जाता है, और जैसे हम शेयर खरीदते हैं ऐसे ही हम उस क्लोज एंडेड फंड को खरीद और बेच सकते हैं। यानी कि अगर सूर्यवंशी जी ने क्लोज एंडेड फंड में आज पैसा डाला और कल बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन बेचेंगे कहां पर, एनएससी बीएससी पे जाकर। और वो पैसा उन्हें कहां से मिलेगा, मान लीजिए सूर्यवंशी जी ने बेचा और मैंने खरीदा, तो मेरे पैसे सूर्यवंशी जी के पास चले जाएंगे और सूर्यवंशी जी का जो क्लोज एंडेड फंड है वो मेरे पास आ जाएगा। तो अब मेरे पास भी वो क्लोज एंडेड फंड था, पहले सूर्यवंशी जी के पास क्लोज एंडेड फंड था जो उन्होंने एक ही दिन में बेच दिया। अब मेरे पास भी क्लोज एंडेड फंड, मैं चाहूं तो शाम को ही बेच दूं, चाहूं तो कल बेच लूं। तो क्लोज एंडेड फंड को हम कभी भी बेच सकते हैं और कोई एग्जिट चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं मिल रहे हमें, वो पैसे मिल रहे हैं हमें ट्रेडिंग में एक दूसरे से। और म्यूचुअल फंड वालों ने उसे क्लोज कर दिया है, वो उसके पैसे देंगे बिल्कुल एक्सपायरी पे ही। ये है क्लोज एंडेड फंड। लगभग सबकी जो समझ में आ रखा था, सबको समझ सही आ रखा था, लेकिन क्लैरिटी के साथ अब समझ में आया है। तो क्लोज एंडेड फंड में से आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेडेबल है और उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, और क्योंकि वो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है इसीलिए उन्हें प्लेज भी कर सकते हो। और जो ओपन होते हैं वो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए उनको प्लेज भी नहीं कर पाते। अब सूर्यवंशी जी आप अपनी क्वेरी लीजिए। सर मैं आपकी ये वाली बात से सहमत नहीं हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ये ETF है, जो फंड है हमारे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, जब वो एक्सचेंज डीमेट में डाल देते हैं उसको, एक्सचेंज में डाल देते हैं तो वो ETF बन जाता है। कभी भी हम वो खरीद सकते हैं, कभी भी हम ले सकते हैं, है ना। और अपना जो क्लोज एंडेड फंड जो होता है, जैसे आपके चिल्ड्रन प्लान है, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो क्लोज है। आपके ELSS है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक क्लोज है, भाई 3 साल तक आप जो है इसको नहीं कर सकते, तो हम इनको जो है क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं। बस मेरे को इतना ही पता है सर, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं। जो पता है वो सही है, उसी का अगला स्टेप है क्लोज एंडेड फंड को मार्केट में लिस्ट करा दिया जाता है और वो ट्रेडेबल हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड का पेपर पढ़ते समय बैक क्वेश्चन में जितेंद्र सर ने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए, उनका आंसर ही यही है कि क्लोज एंडेड फंड कहाँ ट्रेडेबल है या नहीं, तो आपको आंसर देना होता है ट्रेडेबल। और जितेंद्र सर इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे। मुझे जितेंद्र सर ने यही पढ़ाया है और मैं भी अपने स्टूडेंट को यही पढ़ा रहा हूँ सालों से, और ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। और मैंने इसके और अंदर तक का भी पढ़ा हुआ है, वो मैं भी नहीं बढ़ा रहा हूँ आपको, आपके काम का इतना ही है।
तो याद रखिए जैसे ईटीएफ वर्क करते हैं वैसे ही क्लोज एंडेड फंड भी वर्क करते हैं। क्लोज एंडेड फंड को भी एनएससी बीएससी पे लिस्ट करा दिया जाता है। जो ईटीएफ होते हैं वो तो होते हैं किसी न किसी निफ्टी या बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो उसे ईटीएफ बोलते हैं। वो उनको कंपेयर करके बनाए जाते हैं। अगर निफ्टी में कोई चेंज होगा तो ईटीएफ में भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं ईटीएफ। लेकिन जब अपनी मर्जी से कोई से भी शेयर वेयर खरीद के एक फंड बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड। ईटीएफ और क्लोज एंडेड फंड में कोई खास बड़ा फर्क नहीं होता है, बस यही फर्क होता है ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं, किसी न किसी थीम से रिलेटेड होते हैं, और जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं वो आपका बनाया हुआ फंड होता है, उसमें जो मर्जी आप लेके उसे क्लोज कर सकते हो और वो क्लोज एंडेड फंड हो जाएगा। और वो अब वो दो तरीके का हो सकता है क्लोज एंडेड फंड, एक्टिवली मैनेज, पैसिवली मैनेज। एक तो होता है हमने क्लोज कर दिया फंड को, जो शेयर ले लिए बस बदलेंगे नहीं, और एक होता है नहीं हम हर साल में उसे एक बार बदलते हैं, उसे एक्टिवली मैनेज बोलते हैं। तो एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज क्लोज एंडेड फंड दो तरीके के होते हैं। जो एक्टिवली मैनेज होते हैं उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जो पैसिवली मैनेज होते हैं, जो एक बार बन गया कुछ मैनेज करना ही नहीं है, उसके चार्जेस बिल्कुल इंडेक्स फंड जितने कम होते हैं। ये सारी चीजें जब आप अच्छे से म्यूचुअल फंड पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अभी बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, अपनी नॉलेज और बढ़ाओ, और जब सारी बढ़ा लाओगे ना उसके बाद भी पढ़ने को बहुत कुछ है। अगर आप लोग ये मानते हो कि मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, तो आप समझो मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो नॉलेज तो जितना मर्जी ले लो, कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बस शर्त है कि जब आपको कुछ नया सीखने को मिले आप उसे एक्सेप्ट करो। चेक करो मार्केट में, गेट बंद करो, चेक करो मार्केट में, अगर आपको लगे मेरी बात सही है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, अगर लगता है गलत है तो मेरी बात को भूल जाओ, अपनी वाली याद रखो। मैंने अपना थॉट आपको बता दिया है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप मार्केट में पता करो, आपको मेरी बात ठीक लगे तो मेरी ठीक, वरना जो ठीक लगे वो वाली ठीक। जब तक आपको क्लैरिफाई ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तब तक मुझे सही मत मानना, ठीक। और जिस दिन आपको कुछ और पता चल जाए या कंफर्म हो जाए कि मैं गलत था तो मुझे बता देना, और मुझे भी क्लियर कर देना। कहीं पर कोई मिल जाए एनएससी की साइट पे, बीएससी की साइट पे, एमफी की साइट पे, ये जो चीज मैंने बताई है, जो मैं बता रहा हूँ, ये एमफी की साइट पे मिल जाएगा लिखा हुआ। तो मैं तो इसलिए क्लियर हूं मैं सही हूँ। अगर आपको एमफी की साइट पे कुछ अलग लिखा मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना। जो मैंने बोला है वो एमफी की साइट पे भी लिखा मिलेगा। एनएसएम 5A का मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, उसमें भी लिखा मिल जाएगा। क्लोज एंडेड फंड सर्च कर देना, क्लोज एंडेड फंड के नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेना, जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 पॉइंट दूर बेचोगे तो मैं बिना देखे बता रहा हूं, लगभग 1-1 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। सूर्यवंशी जी, 1 रुपए का इधर मिल गया, 1 रुपए का इधर मिल गया, बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं मिलेगा। और ये 1 हफ्ते का होगा, यानी कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 रुपए कमा पाओगे, तो पूरे महीने में सिर्फ 8 रुपए कमा पाओगे। 8 रुपए कमाने का मतलब है 600 रुपए। 1-1.5 लाख रुपए लगा के सिर्फ 600 रुपए कमाओगे। लेकिन जिस बंदे का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है उससे तो 60,000 कमा लोगे। बस हमें वो 60,000 या 1,20,000 ही चाहिए। बस 10 करोड़ के पोर्टफोलियो से मान लो हमने 1 लाख रुपए कमाए, 50,000 उसके, 50,000 हमारे, बहुत है। रिस्क कोई है ही नहीं, फ्री में आते रहेंगे जिंदगी भर बिना कुछ करे। महीने में, हफ्ते में एक ट्रेड लेना है, बस एक बार खोल के फट से 1500 पॉइंट दूर का बेच देना है, 1-1 रुपया मिल रहा होगा वो लेना है, बस ज्यादा चाहिए ही नहीं। वो 1 रुपया तो जीरो ही होना है, सबको पता है। 1500 पॉइंट तो भैया जब कोरोना आएगा तभी खत्म होंगे, उससे पहले तो कुछ होना ही नहीं। तो उसमें जैसे आज इतनी तेज जो वोलेटिलिटी आई और उससे प्रीमियम अचानक बढ़ गए, तो उसमें नहीं बढ़ेंगे सर? अरे तो 1 रुपए का 1.25 रुपया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। अगले दिन फिर 1 रुपया। एक बार आप एंजल 1 में खोलिए ना सर 1,500 पॉइंट का। देखिए जी, 25,000 निफ्टी थी, 1,500 पॉइंट नीचे आ जाता हूँ, 23,500 की देख लेते हैं क्या हुआ आज। जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं। देखिए जी, 23,500 हो गई स्क्रीन। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 1 रुपया 85 पैसे पे, और इतनी मार्केट गिर गई 200 पॉइंट, फिर भी इस पे क्या फर्क पड़ा, ये 1 रुपया 80 पैसे है। लो, इतनी मार्केट गिरने के बाद तो इसे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ने की जगह उल्टा 5 पैसे डिके हो गई। भाई 200 पॉइंट गिर तो पुट बढ़ जानी चाहिए। कहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा कर्सर डाल दीजिएगा वहां पे। मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखिए, ये जो कर्सर है 1.85 पे है। हाँ सर, ये कल क्लोजिंग हुई थी इस रेट पे, कल ये 1 रुपये 85 पैसा की थी। आज 200 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद तो ये बढ़ जानी चाहिए थी। अरे 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कुछ तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ने की जगह 5 पैसे डिके हो गई। अरे इतनी दूर की तो रोज डिके होगी मार्केट में, जो मर्जी होता रहे, चाहे 5-10 पैसे रोज डिके हो ही जाएगी। देखो 200 पॉइंट, मतलब ये सर भी मतलब 5 पैसे हमें कवर हो गए, 5 पैसे मिले ही हैं आपको। 200 पॉइंट गिरने के बाद तो लॉस होना चाहिए था पुट में, फिर भी आपको प्रॉफिट ही हुआ। चलो कॉल में दिखाता हूं क्या हुआ।
1500 पॉइंट ऊपर कॉल में, 26,500, 26,500 में 26,300 ही देख लो, उससे नीचे है ही नहीं। 300 में कल की क्लोजिंग देखो क्या आती है, 1 रुपया, 1 रुपया थी, और ये हो गई। इसमें ट्रेड नहीं हो रहे ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो 10-20 पैसे कम ज्यादा ही होंगे, और कुछ नहीं होगा। तो ये 40 पैसे बढ़ गई ना सर वॉलेटिलिटी के कारण, वॉलेटिलिटी की वजह से बस। तो अल्टीमेटली मैं समझाना चाह रहा हूँ सर, अगर आज वो ले लेते, आज अगर वो ले लेते 500 ऊपर नीचे सेल कर देते, तो इसकी क्या कंडीशन रहनी थी कि 2 दिन बाद मार्केट वैसे बंद है, सैटरडे संडे का। हाँ, तो 2 दिन मंडे जब होती तो कितना उसमें 2 दिन का डीके हो जाएगा, 2 दिन का मिल जाएगा सर। थोड़ा तो इस हिसाब से तो सर हर वीक में जब फ्राइडे मार्केट ओपन होता है क्लोजिंग के बाद, रिस्क भी तो है, तो वहीं पे जाके रिस्क भी तो है। जब 2 दिन मार्केट बंद रहेगी तो सैटरडे में जो होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे में, संडे में जो भी होगा, सबका इफेक्ट मंडे को आएगा। पता नहीं गैप अप हो जाएगी, गैप डाउन। मिलने के लिए तो 100 की जगह 200 मिल रहे हैं, लेकिन जाने के लिए 100 की जगह 1000 जाएंगे। सर उसमें तो 200 जो डाटा है वो तो मतलब उसमें ट्रेड तो नहीं ना कर सकते, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते वो तो। फ्राइडे के दिन जो भी, तो फिर रीजन क्या सर, गैप अप गैप डाउन का? मंडे के दिन जो सुबह को मार्केट खुलेगी वो न्यूज पे इफेक्ट करेगी। 2 दिन में जितनी न्यूज आई होंगी, मान लो 2 दिन के अंदर किसी कंट्री ने किसी पे युद्ध कर दिया, कोई भी बढ़िया या घटिया न्यूज, 2 दिन का रिस्क हो गया ना। फिर 2 दिन तक जो भी न्यूज आएंगी उसका इफेक्ट मिलेगा मंडे को। तो रिस्की रहती है पोजीशन से फ्राइडे को ले जाना, थोड़ा दूर दूर ले जानी चाहिए, 700-800 पॉइंट दूर। कम कमा लो, गवाना नहीं है बस। चलिए सूर्यवंशी जी, आपकी क्वेरी बोलिए, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसके बाद। सर मैं ये कह रहा था, सर ने जो पूछा तो मैंने क्या एक डायरी बना लिया हूँ, और डायरी में रोज का नोट कर रहा हूँ हर चीज। तो कल शाम को जो कॉलेज जिस प्रीमियम में क्लोज हुई थी 3-3:30 बजे, और जैसे ही आज 9:15 हुआ है, सबके प्रीमियम बढ़ गए सर, अचानक धड़ाधड़। तो उसमें लॉस हुआ। तो ये सर के लिए कि अपन यदि वो कर ले तो डिके मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस बात की गारंटी नहीं कि डिके मिल ही जाएगा। प्रीमियम बढ़ रहे हैं, डिके तो मिलेगा, लेकिन डेल्टा की वजह से नुकसान हो जाएगा। जब मार्केट में ज्यादा ओपन गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो डेल्टा की वजह से नुकसान हो गया आपको। एक तरफ तो 2 रुपए, एक तरफ 20 रुपए बढ़ गए, तो अल्टीमेटली 18 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर साइड में ऐसे ही मार्केट रहेगी तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट तेज या नीचे खुलेगी, ऊपर नीचे खुलेगी, तो आपको लॉस दिखाएगी ये वाली स्ट्रेटजी। फिर धीरे धीरे शाम तक सेटल हो जाएगी, लेकिन शाम को प्रॉफिट ही हो जाएगा। हाँ, अब मेरे को एक चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। मान लीजिए सेकेंड जो एक्सपायरी है अभी 2 सितंबर वाली है, मान लीजिए अक्टूबर की ऐसा एक्सपायरी की कॉल वो रिपोर्ट हम बेच दें, तो क्या होगा? वो एक बार जरा दिखा दीजिए ना सर। दिखाऊंगा, डीके बहुत धीरे धीरे होगा। अगर आपने वीकली बेची है उसमें डीके ज्यादा होगा, 2-3 रुपए रोज डीके हो जाएंगे। अगर आपने 2 महीने बाद की बेची उसमें 50-50 पैसे का डीके आएगा सर। लेकिन उसमें ये हो रहा है, मैंने थोड़ा स्टडी करा, मान लीजिए वो 500-600 रुपए की है, तो उसमें अचानक क्या हो रहा है, वो कहीं कहीं पर 500 है, और 2-4-5 दिन बाद वो 580 से 250 पॉइंट गिर गया। तो लेकिन पुट भी तो 250 की 500 हो गई होगी। नहीं, और पुट और कॉल दोनों गिर गए। ऐसा नहीं हो सकता। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था सर, एक बार जरा बता पाएंगे? दिखा के नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने 500 रुपए पे कॉल और पुट बेची, आपकी जो 500 वाली थी वो 250 हो गई, तो 500 वाली 750 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली दूर की करने में डेल्टा ज्यादा इफेक्ट करता है, आपको नुकसान नहीं होगा। पास की करने में ही, सेलिंग पास में ही करने में फायदा है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पास की आप बोलते हो रिस्क रहता है फिर? अरे पास की बेचने में क्या रिस्क है? पास की बेचने में, पास की बेचना मतलब टाइम पास का, वीकली बेचनी है। मतलब 15 दिन, एक वीक आगे रख सकते हैं, फ्राइडे तक क्लियर हो जाए। एक वीक आगे रख सकते हैं ना सर? जितना पास रखोगे टाइम, उतना ज्यादा डीके मिलेगा। मैं तो सिर्फ 3 दिन रखता हूं। जैसे अगर मुझे आज बेचना होगा तो मैं सेंसेक्स बेच दूंगा, ट्यूसडे का है। और अगर ट्यूसडे को बेचना होगा तो मैं निफ्टी बेच दूंगा, थर्सडे का है। मैं 3 दिन से ज्यादा बेचता ही नहीं हूँ।
चलिए जी, दूसरा एग्जांपल और बढ़िया है, इस पे आ जाए। अब एक क्लाइंट है मिस्टर क्यू, क्लियरिंग मेंबर XYZ है, आपकी बार उनके पास शॉर्ट पोजीशन थी एक लॉट की फ्यूचर की। अब उन्होंने क्या करा, 1500 का साइज था, फाइनल सेटलमेंट प्राइस था 475, पिछले महीने दिन जो था वो 475 पे क्लोज हुआ था, यहां तक का हिसाब हो चुका था। अब वो एक्सपायरी वाले दिन 482 का हो गया, अब उन्होंने बेच रखा था, अब उनका 475 तक का हिसाब हो गया था और 482 पे बंद हुआ, तो ये 7 रुपए का उन्हें लॉस और हो गया, ये उनको देना पड़ेगा सेटलमेंट पे। और उनको बस और कुछ नहीं, अब उनको 1500 शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी, ये 1500 शेयर उनके डीमैट से कट जाएंगे और 1500 इंटू 482 इनको मिल जाएंगे रिसीव, तो 1500 शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सेल किया हुआ था। चलिए आंसर पढ़ते हैं। सिंस द क्लाइंट हैज एन ओपन शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि उसके पास शॉर्ट पोजीशन थी 1 लॉट फ्यूचर का, तो उसे क्या करना भाई, ही हैव टू डिलीवर 1500 शेयर, उसे 1500 शेयर देने पड़ेंगे एक दिन बाद। द फाइनल सेटलमेंट प्राइस 475 की जो थी, मिस्टर क्यू हैव टू इंश्योर दैट ही हैज अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर, और उनके पास वो शेयर होने चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द 475 और 482 7 रुपए उनसे ले लिए जाएंगे, 10,500 विल बी सेटल्ड इन कैश, तो यानी कि उन्हें 482 मिलेंगे और 7 रुपए उन्हें वापस देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली 475 में उनका बिक गया शेयर। चलिए ये तो मैंने बताया फ्यूचर का, ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना फ्यूचर कैसे एडजस्ट होता है। जी प्रसाद जी बोलिए। दोबारा। हाँ सर, ये तो शेयर्स का हो गया, लेकिन इंडेक्स में अगर हम उसको स्क्वायर ऑफ करना भूल गए तो कैश में एडजस्ट होता तो उसमें पेनल्टी लगती है नहीं, क्या? पेनल्टी नहीं लगती, हाँ, लो पेनल्टी लगती है, कैश में एडजस्ट होता है। तो फिर ब्रोकरेज बचता है क्या फिर? हाँ, ब्रोकरेज अगर आपने बेचा ही नहीं तो बच गई। हाँ, तो वो फायदेमंद है फिर, है ना, एक बार बेच दो और फिर भूल जाओ। हाँ, अगर वो 0-0 हो रही है तो अगर आपने बेच या खरीद दिया और आप भूल गए तो बिल्कुल ठीक बात है सर, ब्रोकरेज बचता है, लेकिन हाँ, बस ब्रोकरेज बचता है, लेकिन फिर उस केस में रिस्क भी तो है ना कि 0 ना हो जाए, कॉल है तो ऑप्शन है, तो फ्यूचर है तो नहीं, जैसे आपने बोला वो 1500 पॉइंट का जो है वो बेच के ये कर दो, सब यही करते हैं, तो उसका ब्रोकरेज भी बच जाएगा ना फिर खरीदने का। करना है हाँ, 5 पैसे का भी बच, एक ही बार है वो फिर, राइट, अपने आप सेटल हो जाएगा अपने आप। लेकिन मेरा मानना ये सर जब बोलिए धीरज जी बोलिए। सर अगर जैसे अभी प्लेज कर दिया है तो यहाँ से इसको रिलीज कैसे करवाते हैं? अनप्लेज का ऑप्शन आएगा वहीं पर, जहां प्लेज आया था वहीं अनप्लेज आएगा, अनप्लेज करने के लिए फिर ओटीपी डाल दो एक, तो अनप्लेज हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तो अनप्लेज हो जाएगा। तो जो उसका यूटिलाइज किया लिमिट यानी कि रिटर्न करना है और अपना अनप्लेज हो जाए। हाँ, प्लेज करते समय भी 500 रुपए का चार्ज लगता है, अनप्लेज करते समय भी 500 रुपए का चार्ज लगता है, तो मेरा मानना यह है एक बार प्लेज कर दो, चाहे पैसे हो भी, उसे अनप्लेज करो ही मत, उसे ऐसे तो ब्याज तो लग नहीं रहा, तो अनप्लेज करो ही मत, क्यों फाल चार्ज लगाने। तो फिर ऑप्शन सेलिंग कर दें, मतलब उसको वहीं पे लगा दे ताकि इंटरेस्ट ना लगे। नहीं, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आपने प्लेज किया लेकिन उसका पैसा यूज ही नहीं किया तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो पैसा सिर्फ डीमेट में ही शो होगा ना, बैलेंस तरह का बैलेंस दिखाई देता है, ट्रेडिंग बैलेंस। सर अगर प्लेस अरे एक अगर सर प्लेस कर दिए तो अगर अपने वो कैश का स्टॉक बेचना है तो बेच पाएंगे हम लोग? बेच पाएंगे, तो आपका जो मार्जिन मिला हुआ है वो बंद हो जाएगा अपने आप, पहले अनप्लेज हो जाएगा। अच्छा, माने प्लेजिंग के टाइम में अगर जैसे ट्रेडिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कोई कॉस्ट में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अगर सेल करूं तो अनप्लेज ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा, प्लेज वाला मार्जिन कट के बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उल्टा आपका मार्जिन उल्टा बढ़ जाएगा। 100 रुपए की चीज 80 रुपए मिले तो पूरे 100 मिल जाएंगे, बेच के तो पैसे अकाउंट में आने हैं, 100 रुपए पूरे आ जाएंगे, पहले 80 आए हुए थे 20 और आ जाएंगे। प्लेज के बाद जो मार्जिन मिलता है क्या, वो भी वहीं पे बढ़ेगा। धीरज जी दोबारा बोलिए। प्लेज के बाद जो प्रॉफिट का होगा, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा वो भी ट्रेडिंग बैलेंस में शो होता रहेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो ट्रेडिंग, और उसको हम विड्रॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं।
कर सकते हैं। सर ये प्लेज पे मार्जिन मिलता है हाँ, या ये कैश इतना ही मिलता है या फिर थोड़ा कम मिलता है 80%। प्लेज के? कुछ शेयर पे 80% मिलता है, कुछ 90% मिलता है, कुछ पे 70 भी मिलता है, कुछ पे 60 भी मिलता है। वो कंपनी आपको अपने आप बता देगी प्लेज कर देगी कितने पैसे मिलेंगे। ओके। चलिए, मैंने आपको फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट तो समझा दिया, अब ऑप्शन का समझा रहा हूँ। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैव टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। पहला तो होता है डेली प्रीमियम सेटलमेंट M2M, और दूसरा होता है फाइनल सेटलमेंट। दोनों मैंने आपको पहले ही समझा रखे हैं, फिर भी एक बार और समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ द ITM इन द मनी ऑप्शन इज कंप्यूटेड एज अंडर। देखो OTM तो आपको पता है जीरो हो जाएगी, एट द मनी भी आपको पता है जीरो हो जाएगी, उसमें तो कोई सेटलमेंट है ही नहीं, आपको भी पता है। इन द मनी के केस में कैसा सेटलमेंट होता है वो बता रहा हूँ। इन द केस ऑफ इन द मनी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज्ड ऑफ लॉन्ग कॉल, अगर आपने कॉल बाय कर रखी थी और वो एक्सपायर हो जाए और इन द मनी थी, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, रिजल्ट इनटू अ बाय। बाय मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी। एंड असाइनमेंट ऑफ शॉर्ट कॉल रिजल्ट इनटू अ डिलीवरेबल पोजीशन, और अगर शॉर्ट कर रखी थी तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही पुट के केस में भी ऐसे ही होता है, अगर आपने शॉर्ट कर रखी थी तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और अगर लॉन्ग कर रखी थी तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। सेटलमेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है? द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्यूटेड एज रिसीवेबल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जितने की स्ट्राइक प्राइस होगी उतने पैसे देने पड़ेंगे। मान लो आपने 475 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले रखी थी, तो आपको 475 इंटू 1500 शेयर है आपके पास, ये पैसे देके डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी सेल करने वाले को भी ऐसे ही पैसे देने पड़ेंगे। फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ एग्जांपल आप पढ़ लोगे, इजी है। नेट सेटलमेंट भी आप पढ़ कर आओगे। बस ये डिलीवरी मार्जिन में कल पढ़ाऊंगा, यहां तक आप पढ़ कर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं डिलीवरी मार्जिन और ये सब करके इस लेसन को खत्म कर दूंगा। बस वो हमारे थोड़ा सा ही बचा, आज ही कर दूं खत्म। 20 मिनट की क्लास लगा लो, आज ही खत्म हो जाएगा, लगा देते हैं सर। नेक्स्ट डे कर लेंगे सर, इसी बहाने आपसे दोबारा भी तो मिलना। चलिए ठीक है, तो मंडे में हम आज ही तो खत्म कर लेंगे। मंडे में हम लास्ट क्लास लगाएंगे अपनी, और इट विल हम कितना भी डिस्कशन कर लें, ये कोर्स हम मंडे को खत्म जरूर कर देंगे, क्योंकि नया बैच शुरू हो जाएगा। सर मंडे को खत्म करेंगे, और वेडनेसडे को एक क्लास हम लोग की रिसर्च एनालिस्ट 13 बाकी है, वो कंप्लीट कर लेंगे। वो मैं एक दो दिन का ब्रेक लेके फिर करता हूँ, क्योंकि पहले मैं डेमो ले लेता हूँ और वो वाली क्लास को अनाउंस कर देता हूँ। जो स्टूडेंट इस बैच में नहीं है उनके लिए भी वो वाली क्लास को अनाउंस करके 2-3 दिन का टाइम दे दूंगा, सो फ्राइडे या सैटरडे में रख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी रिसर्च एनालिस्ट वाली क्लास में सर हम लोग को ऐड कर लीजिएगा। हाँ, आप तो थे उसमें क्लास में। हाँ थे ना सर, पैसे दिए थे। हाँ, तो वो वाले ग्रुप में तो आप हो, जब मैं डालूंगा उसमें तो आपके पास आएगा। हाँ ठीक है ना, तो वो वाले ग्रुप में तो आप। और जो नया बैच वो तो सर दोबारा एक बार पढ़ लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो पेपर देने में इजी रहेगा उसको। हाँ, तो वो तो मैं तो 8 और ना 8 पढ़ते पढ़ते वो 15 भूल गए। एक और चीज बताता हूँ, आपने 8 पढ़ लिया है तो 15 अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब आपने ऊपर का लेवल पढ़ लिया। वो तो आपको ऐसा लगा, ये तो बच्चों वाली बात बता रहे हो सर, ये तो मैं पहले से ही पता है। अब आपको ऐसा लगेगा 15 पढ़ते हुए, समझ रहे हो? आपको ऐसा लगेगा तो सब पहले से ही पता है, तो सब पता है भैया, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ 15, उसके आगे का भी पता चल गया। अब तो आपकी नॉलेज बहुत बड़े लेवल की हो गई है। अब आप वो नहीं रह गए जो थे 2 महीने पहले। सर आपने जो बोला था ना, क्लास शुरू करने पहले 15 किया, उसके बाद अब तो 8 भी हो गया। सर रियली बहुत, मैंने ऐसा, मैं ये बोलूं मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, पर जो समझाऊं सर नॉलेज मैंने अबव लेवल। थैंक्स टू शिवम सर। आपके मुख में बोल रहा हूँ, सब पूरी क्लास के सामने बोल रहा हूँ। सब ग्रुप पे लिखते मैं लिखता कम हूँ, पर नॉलेज सर बहुत अच्छी आ गई। अभी किसी सामने बैठते हैं ना, तो सर सबका ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं। पहले ऑब्जर्व कर ले फिर बोलते हैं। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अभी आप लोग ना अनप्रोफेशनल हो, बिल्कुल बीच में बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, नॉलेज है नहीं, लड़ना शुरू में सही हूँ, मैं सही हूँ। और मैंने कहा था जब मैं 2 महीने बाद आपकी क्लास खत्म करूंगा ना, आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा। आप दूसरे की बात सुनने लगेंगे। दूसरा अगर गलत होगा भी तो आप ये नहीं समझेंगे लो अब मैंने इसकी गलती पकड़ लिया, मैं इसकी इंसल्ट करूंगा। वरना जो बंदों को नॉलेज कम होती है ना, वो उनको ना ये मौका चाहिए होता है, इसने कुछ गलत बोल दिया, फिर वो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन जो नॉलेजेबल बंदा होता है ना, वो कहता है अगर सामने वाले ने गलत बोल भी दिया, उसे प्यार से उसकी गलती को ठीक करेगा और कहेगा भैया अपनी गलती को ठीक कर ले, अपनी नॉलेज ठीक कर ले और आगे के लिए सही करना। उसे उसकी कोई खिल्ली नहीं उड़ानी है,
और साथ में वो ये भी बोल देगा ठीक है भैया मैं ही गलत हूँ, तू ठीक है, तुझे ठीक लगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं, और जो दूसरे की बात नहीं सुनते थे वो सुनने लगे हो, फिर आपके पास नॉलेज भी आ गई। अगर सामने वाला कुछ बता रहा है तो पहले आपको समझ में ही नहीं आता था, अभी समझ में आ रहा है, और दिन बर दिन आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने सिर्फ बीज बोया है, मैंने आपको वो बीज बो दिया कि अब आपकी नॉलेज आप बढ़ा सकते हो, बेसिक समझा दिया। अब इस बेसिक को तराशने का काम आपको अपने आप करना है ना, क्योंकि मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ, जितनी नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा था उतनी आपको नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि आपका लेवल उतना बड़ा था नहीं। मैंने कोशिश बहुत की बड़े लेवल पे देने की, लेकिन मैं दे नहीं पाया, आपको समझ में नहीं आई। तो अभी मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं अपने ग्रुप में से जिंदगी भर नहीं निकालूंगा आपको, जिंदगी भर, ठीक है। अगर मेरे ग्रुप में मेरे मैसेज आने बंद हो गए और मैंने आपके आंसर्स देने बंद कर दिए तो समझ लेना मैं ही नहीं रहा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो वहां पर मैं आंसर्स आपको जिंदगी नहीं सर, ऐसी बात मैं नहीं एक बात है। बता रहा हूँ कि मतलब मैंने आपसे लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मेरा, कि मैं कभी अपने किसी स्टूडेंट को कभी ये नहीं, मैं नॉलेज बांटने वाला बंदा हूँ, मैं फ्री में नहीं देता हूँ नॉलेज। लेकिन जब आपने एक बार फीस दे दी है तो अब मेरी इज्जत है आपकी नजरों में। अगर मैंने पहले ये बैच फ्री कर दिया होता तो मेरी इज्जत ही ना होती। अभी मैंने एक बार छोटी सी फीस ले ली तो मेरी इज्जत बन गई, अब मैं जिंदगी भर फ्री पढ़ाऊंगा तो मेरी इज्जत कम नहीं होने वाली। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप फ्री पढ़ाओगे आपकी इज्जत कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं फ्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नेग्लिजिबल फीस पे पढ़ाता हूँ। फ्री पढ़ाने का कोई फायदा नहीं जी। एक एक करके क्वेरी ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। जी प्रसाद जी बोलिए। सर थोड़ा सा हटके है ये, पूछूं क्या मैं? आप बोलिए। या पहले मैं बताता हूँ मुझे क्या जानकारी है, आप सिर्फ हाँ अगर है सही तो हाँ बोल दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐड कर दीजिए उसमें। बताइए। ये एज ये फील्ड में जो आया हूँ मैं, तो मैं वो सिर्फ एक डाउट है मेरा कि टैक्सेशन का क्या है। तो मुझे ऐसे लगता है कि F&O का, अच्छा ये जो लास्ट आपने इसमें है क्या टैक्सेशन का? हाँ इसमें टैक्सेशन है, हाँ लेकिन मैंने बुक में नहीं डाला है। मैं फिर टैक्सेशन बता देता हूँ, चलो चैप्टर का पार्ट भी है। एक और चीज, मैं अपनी क्लास जो है खत्म कर दूंगा, लेकिन आपने जो इसका मॉड्यूल है NISM 8 का जो मॉड्यूल है उसमें लास्ट के 3 चैप्टर खुद पढ़ने हैं। उसमें एक टैक्सेशन का है और जो बात बता रहा हूँ यही वाला है। टैक्सेशन वाला पढ़ लेना। टैक्सेशन में ओवरऑल में बता देता हूँ क्या होता है। 3 तरह से आप करते हो। एक तो ट्रेडिंग करते हो, सर मैंने कैश में शेयर खरीदा और कैश में बेचा। जो कैश में आप डिलीवरी में खरीद रहे हो उसे हम बोलते हैं आपने डिलीवरी में खरीदा, तो उस पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन 2 तरीके का हो सकता है कि वो शेयर आपने जो 12 महीने से कम खरीदा और उसका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम था और आपने बेच दिया। अगर 12 मंथ से पहले बेच दिया तो जो कैपिटल गेन लगेगा वो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा तो वो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10%, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें 10%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15%। जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर 15% आपको टैक्स देना है और काम हो गया खत्म। ये तो हुआ सर अगर आपने डिलीवरी में खरीदा। डिलीवरी में खरीदा मतलब शेयर खरीदा, फिर उसे अपने डीमैट अकाउंट में पड़े रहने दिया, फिर थोड़े दिनों बाद उसे बेच दिया। तो थोड़े दिन अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो थोड़े दिन 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने 1 दिन है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और अगर ऐसी लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अब इसके एडजस्टमेंट की बारी आती है, तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ और एक हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपका लॉस था वो 10% टैक्स वाला था और जो प्रॉफिट था वो 15% वाला था। तो गवर्नमेंट कहती है इसे हम एडजस्ट होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लॉस लॉन्ग टर्म हुआ हो और प्रॉफिट शॉर्ट टर्म हुआ हो तो गवर्नमेंट कहती है चलो इसे एडजस्ट कर लो, तो उसे एडजस्ट करने देती है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ होगा तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट हो पाएगा, शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म से नहीं हो पाएगा। ये बात आपने NISM 5A में भी पढ़ ली है। चलिए, दूसरा तरीका होता है शेयर मार्केट में काम करने का। सर मैंने सुबह सुबह शेयर लिया कैश में और शाम को बेच दिया, डिलीवरी नहीं ली, इंट्राडे बोल दिया, तो इसे भी स्पेकुलेशन बोलते हैं। या मैंने फ्यूचर में लिया था सर शेयर और फ्यूचर में ही बेच दिया, उसे भी स्पेकुलेशन प्रॉफिट बोलते हैं। या मैंने ऑप्शंस लिए थे और ऑप्शन ही बेच दिए, उसे भी स्पेकुलेशन प्रॉफिट या स्पेकुलेशन लॉस बोलते हैं। पहली बात तो ये स्पेकुलेटिव प्रॉफिट स्पेकुलेटिव लॉस है और इसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और स्लैब रेट से इस पे टैक्स लगता है। वही 5 लाख तक नील, 8 लाख तक 5%, 10 लाख तक 10%, वो वाले तरीके से इस पे टैक्स लगता है। तो टैक्सेशन आपका हो गया कंप्लीट। किसी को अब कोई क्वेरी हो तो बोलिए टैक्सेशन पे। सर ये 8 साल तक कैरी होता है ना लॉस, अगर भरा नहीं गया तो? कैपिटल लॉस, लेकिन कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, जो डिलीवरी में शेयर लिए थे वो वाला कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन 8 साल तक कैरी हो सकता है। लेकिन जो बिजनेस वाला F&O का नहीं, अब बता रहा हूँ हाँ। जो F&O वाला है वो बिजनेस के हिसाब से कैरी होता है और शायद ये अनलिमिटेड ईयर्स तक है।
चेक कर लेना बिजनेस इनकम बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद ये अनलिमिटेड है। तो एफएनडो को तो ये जो अपन 500 तो सर ये सेम डीमैट अकाउंट में करना पड़ेगा क्या ट्रेड, अगर वो लॉस भर के ना आए तो, या फिर दूसरे डीमैट अकाउंट से किया तो चलता है? डीमैट अकाउंट में हो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपके पैन कार्ड पे हुआ है, आपके पैन नंबर से जितने डीमैट खुले होंगे उन सबकी रिटर्न आप एक ही भरते हो। तो इस वाले डीमैट में लॉस हुआ, उस वाले डीमैट में प्रॉफिट हो, दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अच्छा एफएनडो के प्रॉफिट लॉस को कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। एफएनडो वाला एफएनडो में होगा, कैपिटल वाला कैपिटल में होगा, अलग अलग चलेंगे। जी सूर्यवंशी, एफएनडो में जो अपन 500 ऊपर नीचे बेच रहे हैं, तो इसमें जो क्या लिमिट है सर, कितना प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा? स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी, सैलरी बिजनेस इनकम सब जोड़ ली जाएगी। अगर वो टोटल इनकम 6 लाख से 5 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, वरना फिर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। वही 5%, 10%, 15% का स्लैब रेट है, उसमें आपकी सैलरी बिजनेस। तो सर ये एचयूएफ अकाउंट खोल के 12 लाख तक हमने समझो एफएनडो में खेला तो टैक्स नहीं लगेगा? किसने कहा एचयूएफ की 12 लाख फ्री है? 5 लाख फ्री है। 5 लाख, हाँ थैंक यू, वो क्लियर हो गया। 5 लाख है और एचयूएफ का भी 5 ही लाख है। अगले साल से होएगा 12 लाख, 8 लाख होएगा अभी अगले साल से। अच्छा इस साल नहीं है, 25-26 में, 25-26 में शायद 8 लाख। ये होता क्या है सर? इस वाले साल में 25-26 में 8 लाख हो गया है और अगले साल से 12 लाख होगा। ये एचयूएफ हिंदू क्या होता है सर? जैसे एक इंडिविजुअल अपनी रिटर्न भरता है, ऐसे आप पूरे परिवार को एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो हिंदू यूनिट फैमिली के नाम पे, फिर एक रिटर्न आप उसकी भी भर पाओगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख कमाए, तो 50 लाख में से 5 लाख अपने नाम पे दिखाओ, 5 लाख वाइफ के नाम पे दिखाओ, और बचे हुए 40 लाख एचयूएफ के नाम पे दिखाने पे शुरू के 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। ये एक तरह से टैक्स प्लानिंग का तरीका है। और एचयूएफ रजिस्टर्ड करने में कोई पैसे नहीं लगते, 200 रुपए में एचयूएफ बन जाती है, और सीए 10,000 रुपए लेता है उसके रजिस्ट्रेशन करने के। मेरा हो गया सर एचयूएफ, मैंने क्रिएट कर दिया। हाँ एचयूएफ है क्या सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं ना, ऐसी एचयूएफ रजिस्टर्ड हो जाती है सिंपल एग्रीमेंट पे। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जाके छोटा सा एग्रीमेंट कर लो, उसमें डिक्लेरेशन दे दो, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चा इस एचयूएफ के सदस्य हैं और इस तारीख से हम एचयूएफ को शुरू कर रहे हैं, और अपने ही साइन कर दो, बन गया एचयूएफ। उसी का पैन कार्ड बनवा लो उस एग्रीमेंट के, उस पर बन गई एचयूएफ। 200 रुपए बन जाती है। 50 रुपए में एग्रीमेंट, 150 रुपए में पैन कार्ड, 200 रुपए खर्चा है। सर तो नियम भी बन गया सर, राजेश शर्मा का इकट्ठा हो सकती है पैन कार्ड है सर, तो नियम भी बनी, लेडीज भी करता हो सकती है क्या सर? तो नियम बन गया, लेडीज भी करता हो सकती है, पहले जेंट्स ही करता होता था, अब तो लेडीज भी करता हो सकती है। और पहले नियम ये था कि एक बच्चा होना जरूरी है तभी आप एचयूएफ बना सकते हो, मतलब फैमिली के लिए हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा होना जरूरी था। अभी बच्चा भी ना हो तब भी हस्बैंड वाइफ भी बना सकते हैं। सर बहुत फायदा है। हम लोग इंश्योरेंस, सर हम लोग इंश्योरेंस बहुत बेचे हैं, सीए बना सकते हैं ना? हाँ सर, सिर्फ सीए ही एचयूएफ निकाल सकता है ना अकाउंट, दूसरा कोई नहीं ना? सारे के सारे निकाल, या वैसा कुछ नहीं? कोई भी निकाल सकता है। नहीं 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 नहीं, इसी के अंडर अगर मुझे एचयूएफ निकालना हो तो मुझे सीए को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता? क्यों ऐसा नहीं? नहीं क्यों नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है क्या? अरे मैं बता तो रहा हूँ, कचहरी जाओ अच्छा, और उनसे कहो भाई हाँ। ये लिख के दे दे कि मैं, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे ये हैं, उनकी एज ये है, उनके नाम ये है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हम एचयूएफ के पार्ट हैं, इस तारीख से शुरू की है, और नीचे साइन कर दो, सारे के सारे बन गए एचयूएफ। वो सर नोटरी करानी होगी सर एक तो। हाँ सर नोटरी करानी होगी, नोटरी कोर्ट से। नोटरी करा लेना, 50 रुपए में सब हो जाता है। 50-70 रुपए लेंगे आपसे, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर भी लग जाएगा, उसमें टाइपिंग भी हो जाएगी और नोटरी 20 रुपए की नोटरी लग जाएगी। 10 रुपए स्टैम्प पेपर के, 15 रुपए मिलेगा, 10-15 रुपए टाइपिंग के, 30 रुपए हो गए, और 20 रुपए 30 रुपए नोटरी के, 50-60 रुपए में आपका एग्रीमेंट बन के आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप तरीके से जाओगे, वरना 100 रुपए ले लेगा, एक को बना लेगा, और क्या। 100 रुपए में एग्रीमेंट आपके हाथ में है, फिर पैन कार्ड के ऑफिस जाओ, वहां पर 100 रुपए की रसीद कटवाओ, 150 को ले लेगा, मतलब 200-250 रुपए में आपकी एचयूएफ बन जाएगी। पैन कार्ड के ऑफिस जाना। जैसे होता है एचयूएफ, जो जैसे कोई भी बंदा है, जैसे राजेश शर्मा है, अगर वो लेट्स सपोज वो अपने नाम पे गाड़ी लेता है, तो एचयूएफ के
गाड़ी उसके ऊपर कंसीडर की जाएगी या HUF पे कंसीडर करेंगे? जिसमें वो चाहे। HUF की सारी प्रॉपर्टी, तो पैन कार्ड वो अपना ही दे सकता है। HUF की सारी प्रॉपर्टी कर्ता के नाम पर ही ली जाती है। कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर उसने अपने नाम पर ली और HUF में दिखा दी तो भी कर सकता है, और अगर अपने नाम पे दिखाना चाहिए तो अपने नाम पे भी दिखा सकता है। दोनों केस में सही है, किसी एक में दिखा सकता है। तो पैन कार्ड पर दोनों नहीं जाएंगे, और एक HUF का पैन कार्ड अलग होता है, इंडिविजुअल का पैन कार्ड अलग होता है। जब वो गाड़ी लेगा तो वो गाड़ी तो उसके नाम होगी, लेकिन वहां पर वो पैन कार्ड नंबर अपना भी दे सकता है और HUF का भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। अब सर ये जैसे ये अभी कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आपके हिसाब से हमारी डेली रूटीन क्या होना चाहिए? जैसे हम जॉब पे भी जाते हैं, काम भी करते हैं, तो मार्केट को भी कैसे देखें? देखिए, सुबह को 7 से 9 बजे वाली न्यूज जरूर देखनी है, ठीक है, और शाम को 6 बजे 8 बजे हर 1 घंटे बाद पूरे दिन की जो बड़ी बड़ी न्यूज थी वो बताई जाती है, वो जरूर देखनी है। वो टाइम नोट करके रख लो, जी बिजनेस पे किस टाइम आती है, CNBC आवाज पे किस टाइम आती है, और इंग्लिश चैनल जरूर देखो। जो CNBC वालों का इंग्लिश चैनल है ना, वो जरूर देखो। जी बिजनेस से ज्यादा नॉलेज उसमें मिलेगी। जी बिजनेस पे जितने भी बंदे आते हैं सारे पागल है, सारे किसी को कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन इंग्लिश चैनल पे जो बंदे आते हैं इतने नॉलेजेबल हैं, इतने नॉलेजेबल हैं। अगर आज मुझे जितनी नॉलेज है ना, क्योंकि मैं वो इंग्लिश चैनल देखता हूँ, मतलब मेरी नॉलेज का 30% पार्ट तो मुझे वहां से मिला है। ऐसी गहरी गहरी बातें बता जाएंगे तो कोई बड़े से बड़ा आदमी नहीं बता पाएगा, ऐसी गहरी गहरी बातें। वो CNBC एक आवाज आता है सर, वो हिंदी में है, चैनल है, वो भी बढ़िया है। CNBC TV 18 आता है इंग्लिश में चैनल, वो भी बहुत बढ़िया है। और ब्लूमबर्ग तो बहुत ही बढ़िया है, और एक NDTV प्रॉफिट है, वो भी बढ़िया है सर। वो सर पहले ET नाउ आता था ना, ET नाउ अब भी आता है। सर इसका जो मतलब शाम को हम बैठ के अपनी वो शीट बना लें और डाटा निकाल लें जो आज का निकला है, उसको एनालाइज कर लें और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्टॉक सिलेक्शन वहीं से होगी, मेरा कहना ये है, स्टॉक सिलेक्शन भी होगी। बिल्कुल ट्रेड जरूर करो, चाहे पेपर ट्रेड ही करो, लेकिन करो जरूर, रोजाना करो। मैंने तो पूरा रजिस्टर, पेन, कॉपी सब बना लिया।